ओके। तो हम बात कर रहे थे कि आखिर आईपीवी 6 के होते हुए, आईपीवी 4 के होते हुए IPv6 की क्या जरूरत है। ठीक है। तो इसमें लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि IPv4 के इश्यूज क्या हैं। यानी कि नीड, इस इश्यूज से हम क्या चीज निकालने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हम नीड फाइंड करें, रिक्वायरमेंट फाइंड करें, स्पेस फाइंड करें IPv6 के लिए, कि भाई इसकी जरूरत है। फिर हम बात करेंगे कि जिस तरह IPv4 के एक रिप्रेजेंटेशन है कि जी आपका एड्रेस है, मिसाल के तौर पे 192.168.1.10। तो इसी तरह IPv6 की भी एक एड्रेस रिप्रेजेंटेशन होगी। तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह IPv6 एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड। फिर हम देखेंगे कि जिस तरह के IPv4 के टाइप्स थे, IPv6 के टाइप्स भी हम देखेंगे। फिर हम इसमें मुख्तलिफ टाइप्स में देखेंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट एड्रेसेस। एक को कहते हैं GUA, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, और एक को कहते हैं LLA, लिंक लोकल एड्रेस। इसके अलावा भी हैं, लेकिन दीज टू आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज यूज्ड part of the IPv6. That's the reason we'll be covering that. And then we'll be covering about the dynamic addressing for IPv6 GUA, कि ये तो स्टैटिक की बात हम करेंगे कि स्टैटिक का इसको हम इस्तेमाल करें, और हम इसको फिर डायनामिक में भी चेक करेंगे कि वो कैसे किया जा सकता है। एक्सप्लेन हाउ टू कॉन्फ़िगर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, बट नॉट स्टैटिकली, बट डायनामिकली। तो ऑब्जेक्टिव के साथ आपको कोई इशू है, या इज इट फाइन? इज इट फाइन जी? व्हाट अबाउट द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? उनकी तादाद बढ़ने की बजाय कम हो गई। वी हैव Abdullah, we have Saidullah, and we have Asnan Shah. Is it clear, everyone? Objectives जो हम कवर करना चाह रहे हैं। Okay. Then is the, ladies and gentlemen, then is the, okay. तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है IPv4 के इश्यूज। और IPv4 के इश्यूज में हमने पहली बात ये की कि आईपी बेसिक जो इसकी कमी वजह थी वो ये थी कि IP वर्जन 4 में आपको पता है कि 32 बिट का एड्रेस है। इसका मतलब है कि 2 पावर 32 एड्रेसेस पॉसिबल हैं, जिसको अगर आप कैलकुलेट कर ले कैलकुलेटर के साथ, तो यू विल फाइंड दैट इज 4.3 × 10⁻⁹ जिसको 4.3 बिलियन भी आप कह सकते हैं। अब ओके, सना ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सना हॉस्टल में है कि सना घर गई हुई है? एनी हो। अगर सना है तो आयशा और वो किधर है, शफक? एनी हो। आगे चलते हैं जी। तो ये एड्रेसेस आज के दौर में, बल्कि आज से क्या, आज से 20 साल 25 साल पहले को भी अगर आप देखें, तो ये एड्रेसेस काफी नहीं है। हमारी तादाद जो डिवाइसेस की हैं, बल्कि अब तो एक डिवाइस के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं, एक ही डिवाइस के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं। और आईपी हर एक इंटरफेस का इंडिविजुअली अपना होता है। हर एक का आईपी का, हर एक इंटरफेस का आईपी अपना अपना होता है। तो यूं हमारे पास ये 4.3 बिलियन एड्रेसेस, इसमें कोई शक नहीं है कि दे आर टू लेस टू हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। दे आर टू लेस। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने सोचा कि हम एक और एड्रेस बनाएं जिसको कहते हैं IP वर्जन 6। और वहां पे हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने तो इसको 32 से 128 बिट पे लेके चले गए। यूं हमारे पास 2 की पावर 128 एड्रेसेस पॉसिबल हो गए, विच इज 3.4 × 10⁻38। तो आप सिर्फ इस 3.4 को, इनको मत देखें। आप जिस चीज को देखें वो इसको देखें, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि 10⁻9 है। 10⁻9 से 10 हो जाए तो ये 10 टाइम इंक्रीज है। अगर 10⁻11 हो जाए तो 100 टाइम इंक्रीज है। ये तो 10⁻38 है। तो ए वेरी बिग एड्रेस स्पेस, a very big address space available to you now. A very big address space, address space is available to you now. ठीक है जी। एक तो ये हो गया वजह। दूसरा जो है वो IPv4 में, आपको पता है कि इनकी तादाद जब कम हो गई तो हमने इन एड्रेसेस को दो मेजर ब्रांचेस में ही ब्रेक कर दिया। एक को कहा पब्लिक आईपी और एक को कहा प्राइवेट आईपी।
और हमने तमाम मेजॉरिटी ऑफ लैंड्स में आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर यूजिंग द प्राइवेट आईपी एड्रेस। लेकिन इन प्राइवेट एड्रेस के जरिए दे कैन नॉट रीच टू द वर्ल्ड। वी मीन द वर्ल्ड का मतलब इंटरनेट। क्यों नहीं कर सकते? आप कहेंगे नहीं जी, हमने तो प्राइवेट एड्रेस हमारा है और हम तो दुनिया से इंटरनेट से बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसको मेरा एड्रेस भी जो है वो एक प्राइवेट एड्रेस है। दिखा भी सकता हूं। ये देख लें लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाऊं और यहाँ पे आपको अपना आईपी एड्रेस दिखाऊं, आईपी कॉन्फ़िग करके, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल करके, तो ये आपको नजर आएगा कि मेरा आईपी एड्रेस जो है वो 10.137.16.21 है, जो कि एक प्राइवेट एड्रेस है। मैंने आपको बताया हुआ है तीन रेंजेस। एक है 1910 की रेंज जो कि आपको नजर आ रही है, एक है 172 की रेंज, और तीसरी जो है वो है 192 की रेंज। तो ये तीनों रेंजेस जो हैं दे आर यूज्ड फॉर दी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। तो ये एड्रेस की रेंज जो है, द वन विच आई एम यूजिंग इज ए प्राइवेट आईपी एड्रेस। लेकिन इसके जरिए तो मैं इस वक्त जूम से कनेक्टेड हूं, मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूं। तो आप तो कह सकते हैं बड़ी इजीली कि नहीं जी, तो प्राइवेट एड्रेस से पॉसिबल है। लेकिन इसका जवाब मैंने आपको पहले से दिया हुआ है कि जनाब, अगर मैं यहां पे लिखूं मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहां पे लिखूं माई आईपी एड्रेस, माई आई एड्रेस, माई आईपी एड्रेस, और इसको सर्च गूगल में डाल दूं, तो आप अभी देखेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन कि मैं इस आईपी से आपके पास नहीं जा रहा, मैं इस आईपी से आपके पास आ रहा हूं। मैं इस आईपी वो जो कि 121, ये देख लें, 121.52.147.88 है। अगर आप चेक करें कि आपके साथ कम्युनिकेट कौन कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये आईपी मिलेगा, ये 10 वाला नहीं मिलेगा। तो इसके दरमियान में क्या हो रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये तो, इसके से तो बड़ा क्लियरली जवाब आपको मिल जाता है कि मेरा ये 10 वाला आईपी वो यहाँ पे है, लोकल मशीन का है, जो कि एक प्राइवेट एड्रेस है, जो कि एक प्राइवेट एड्रेस है। लेकिन फुरकान, मैंने इस दुनिया के पास जाने से पहले अपने यहाँ पे एक नेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो जब भी मैं 10 के एड्रेस से इंटर होता हूँ, ये मेरी कन्वर्जेशन को, मेरी डेटा को 121.52.147.88 का आईपी लगा देते हैं। एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो मैं दुनिया के पास इस एड्रेस से जा रहा हूं, मुझे जवाब भी इसी एड्रेस से आता है, मुझे जवाब भी इसी एड्रेस के साथ आता है, लेकिन फिर इसको ट्रांसलेट करके 10 डॉट में कन्वर्ट करके मेरे कंप्यूटर को ये चीज दे दी जाती है। तो दैट इज नेट। आप कहेंगे तो बड़ी अच्छी चीज है, फिर है तो अच्छी चीज, लेकिन आपने देखा कि एक एडिशनल प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है हर एक पैकेट के साथ। ये नहीं कि किसी एक पैकेट के साथ, किसी एक फ्लो के साथ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हर पैकेट के साथ ये पे ट्रांसलेशन हो रही है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये एक एडिशनल वर्क आपके राउटर के ऊपर चला गया है, एक एडिशनल वर्क आपके नेट के ऊपर चला गया है। इसके अलावा एक और मसला भी आप जो कि इस वक्त सोच नहीं रहे, वो अगर हमारे साथ शीश होता, जो मैं देखता हूँ कि है कि नहीं, आ गया वापस, तो अगर अतीश हमें बता सकता कि एक और मसला भी इसके साथ बंधा हुआ है, वो क्या है? शाबाश। तो जनाब वो है सिक्योरिटी का इशू, वो है सिक्योरिटी का इशू। आप कहेंगे वो कैसे जी सिक्योरिटी का इशू? इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये मैं अकेला तो नहीं हूं, यहाँ पे मे बी 10,000 लोग हैं, 10,000 कस्टमर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, सबके सब इसी एक आईपी से निकल रहे हैं। तो लाजमी तौर पर जब दुनिया के पास इंटरनेट के ऊपर इनकी ये ट्रैफिक जाती है, तो कोई भी इनको ये नहीं देख सकता कि अंदर कौन है, किससे मुझे ये चीज आई है, कौन मेरे साथ ये काम कर रहा है। इसका मतलब है कि नजर बड़ी हाइड हो गए हैं 10,000 लोग इस नेट के पीछे। तो इसका मतलब है कि आपकी एंड टू एंड सिक्योरिटी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। तो दैट इज आल्सो ए बिग इशू, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि ये वायरस किसने भेजा है, ये ट्रोजन किसने भेजा है। तो हमें कोई नहीं पता, इस 10,000 में कोई भी भेजे, जिम्मेदार सिर्फ 121.52.147.88 है। तो इन मसाइल को हल करने के लिए हम बआसानी ये कह सकते हैं कि हमें, जी, अबाउट द पर्सन डिटेक्शन,
अबाउट द इंटरफेस डिटेक्शन, फॉर द होस्ट डिटेक्शन, ये मुमकिन नहीं रहेगा। तो इन चीजों से बचने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने क्या कहा कि हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें एक ऐसा एड्रेस लेना चाहिए जो कि सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। तो उसके लिए द गुड आंसर इज दैट वी शुड गो फॉर आईपी वर्जन 6। और ये भी याद रखें कि जिस तरह आईपी वर्जन 4 आपको अयाना देता है, आईपी वर्जन 4 आपको अयाना देता था, अब अयाना के पास और आईपी 4 के एड्रेसेस अवेलेबल नहीं है। इसी तरह आईपी वर्जन 6 को भी अयाना देता है, आईपीवी 6 को भी अयाना देता है। आईपी वर्जन 6 को भी अयाना ही देता है। अब सवाल यह है कि किस तरह देता है, उसकी ये मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अफ्रीका के लिए एफ्रिनिक, इसी तरह एशिया के लिए, पैसिफिक के रीजन्स के लिए एपनिक, इसी तरह यूरोप के लिए राइप, इसी तरह अमेरिका के लिए एर्निक, अमेरिका कनाडा के लिए, इसी तरह लेटिन अमेरिका के लिए लैकनेक। तो ये मुख्तलिफ बॉडीज हैं विच आर पार्ट ऑफ दी अयाना, जो कि आपको ये IP4 देती थी, तो IPv6 भी उन्हीं से आपको मिलेगा। तो जेंटलमैन, यही बात आपके स्लाइड पे लिखी हुई मिलनी चाहिए कि IPv6 इज रनिंग आउट ऑफ एड्रेसेस, IP4 इज रनिंग नहीं, IPv4 इज ऑलरेडी आउट ऑफ एड्रेसेस। IPv6 इज दी सक्सेसर ऑफ IPv4, यस, उसके बाद आने वाला एड्रेस है। लेकिन इस वक्त IPv6 की भी वो बात खत्म हो गई जिस वक्त में हम कहते थे कि भाई बड़े थोड़े से एड्रेसेस जो है वो IPv6 है, और ज्यादातर एड्रेसेस दुनिया में जो है वो IPv4 है। नहीं, अब IPv6 के एड्रेसेस भी, स्पेशली यूरोप में, अमेरिका में जहाँ पे इंटरनेट की बहुत, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे इंटरनेट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इस्तेमाल है, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर इधर शिफ्टेड और यूजिंग इन पैरेलल बोथ IPv4 एंड IPv6। लेकिन इसका मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप IPv4 को सीखना छोड़ दें बिकॉज IPv6 आ गया है, IPv4 तो खत्म हो गया है, या IPv4 जो अगले 2 साल में खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसी मैंने कोई बात नहीं की। मैं ये कह रहा हूं कि बोथ विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, इसलिए दोनों का सीखना, दोनों को इस्तेमाल करना आना हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी जरूरत है। तो यही वो कह रहा है कि IPv6 इज ए सक्सेसर IPv4। IPv6 हैज ए much larger IPv4 128-bit address space, and because of this much larger 128-bit address space, because of this you understand कि आपको क्या फायदा हुआ, आपके एड्रेसेस जो हैं वो 10^38 हो गए। तो दैट इज द रीजन। तो कहते हैं द डेवलपमेंट ऑफ IPv6 आल्सो इंक्लूडेड फिक्सेस फॉर द IPv4 लिमिटेशन। यानी जो एक तो लिमिटेशन ये थी कि एड्रेसेस कम है, दूसरी ये थी कि सिक्योरिटी का इशू है, तो इसके अलावा नेट का इशू है। तो IPv6 ने वो तमाम इश्यूज भी रिजॉल्व कर दी। ठीक है। तो कहते हैं विद इंक्रीजिंग इंटरनेट पॉपुलेशन, इसमें कोई शक नहीं है कि इंटरनेट की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, बल्कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो इस स्पीड से बढ़ रही हो, कि उसका नंबर इस इंक्रीज से बढ़ रहा हो जितना कि आपके इंटरनेट की ट्रैफिक का और इंटरनेट के नंबर का। यानी नंबर ऑफ होस्ट भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ होस्ट भी बढ़ रहे हैं, नंबर वन, और ट्रैफिक भी बढ़ रही है। तो ट्रैफिक भी इंक्रीज हो रही है, ट्रैफिक भी इंक्रीज हो रही है। एनी हाउ, अगर मैं आपसे पूछूं फुरकान की ट्रैफिक किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? व्हाट इज ट्रैफिक? जो ट्रैफिक का मतलब यह है कि जो डेटा हम नेटवर्क पे भेज रहे हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग दी नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है। तो वही बढ़ रहा है। अब आप देखें, आप गीगाबिट्स में everyone, majority are transmitting are on a gigabit range। ठीक है। ओके। तो और वेरी सून माइट बी दिस गीगा विल बिकम इन टेरास, क्योंकि हमने अपनी ट्रैफिक को इस तरह मोल्ड कर दिया है, हमने अपनी ट्रैफिक को, अपनी एप्लीकेशंस को, क्योंकि ट्रैफिक कौन जनरेट करता है? यूजर। यूजर क्या यूज करता है? एप्लीकेशन। अब यूजर की एप्लीकेशंस में आज से 20 साल पहले एक मेजर रिक्वायरमेंट ये होती थी, ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जो कम से कम ट्रैफिक जनरेट करे, क्योंकि हमें पता था कि उस वक्त हमें हमें पता था कि उस वक्त, एक मिनट,
हो गया जी। तो उस वक्त हमारे पता था कि हमारे पास कैपेसिटी कम है। उस वक्त हमें पता था कि हमारे पास कैपेसिटी कम है। लेकिन अब तो कैपेसिटी हर मुल्क, चाहे वो गरीब है, जैसे पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि क्योंकि उसका बैंडविड्थ या उसकी कैपेसिटी कम हो। इसी वजह से मैंने आपको कई दफा दिखाया, अगर चाहते हैं तो दोबारा दिखा देता हूं, कि इवन पाकिस्तान जैसा मुल्क भी दुनिया के साथ मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए कनेक्टेड है, सबमरीन केबल्स के जरिए कनेक्टेड है। तो आखिर क्या जरूरत पड़ रही है कि हम नई नई जो लाइंस बिछ रही हैं हम उनके साथ भी अपनी वो ले रहे हैं, बिकॉज वी नीड मोर बैंडविड्थ, वी नीड मोर कैपेसिटी। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम इस वक्त, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो उसकी इकोनॉमी होती है। और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जो है बगैर इंटरनेट के नहीं चल सकती। तो इसलिए कोई पागल ही होगा जो अपने मुल्क से इंटरनेट को दूर करेगा या खत्म करेगा। तो इसलिए विद इंक्रीजिंग इंटरनेट पॉपुलेशन, तो इंटरनेट पॉपुलेशन इज ऑन द राइज। सो लिमिटेड IPv4 एड्रेस स्पेस विच इज 4.3 बिलियन, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। इश्यूज, इशू ऑफ नेट एंड दी IoTs, आपको पता है कि जी, इशू ऑफ व्हाट इज द इशू ऑफ IoT? IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आप चाहते हैं कि हर चीज आपकी जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाए, चाहे वो आपके घर के छोटे मोटे आइटम्स ही क्यों नहीं है। दे आल्सो इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो आज भी आप क्या कहते हैं, आपने देखा होगा एक वक्त में हम ऐसी एड भी टीवी पे, अब तो मैं टीवी नहीं देखता नॉर्मली, बल्कि बड़े बड़े टाइम हो गया नहीं देखा, लेकिन ऐसी एड आपको नजर आती थी स्पेशली, कि जनाब आप अपने एयर कंडीशनर को इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी कोई ऐसा डिवाइस आप रिमोट इस्तेमाल करें, आप उसको अपनी जुबान में बात करना चाहते थे कि गूगल ऑन गूगल ऑफ, तो वो ऑन हो जाता था, ऑफ हो जाता था। तो इसका मतलब है कि दैट यू, कैसे ये मुमकिन है? डेफिनेटली इट नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। So that's become the IoT. So it means the number is increasing. So the time has come to begin the transition to IPv6। although कि मैं कहूंगा कि टाइम बिगिन नहीं हुआ, टाइम पिछले कई अराउंड ए डिकेड से ज्यादा से पीपल आर ट्रांजिशनिंग, चेंजिंग फ्रॉम IPv4 टू IPv6। ठीक है? या ये कह दें कि जो स्पेशली जो नए आ रहे हैं, मैंने पहले बता दिया कि IPv4 तो है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी एक नया नेटवर्क, मिसाल इसकी ये आपको दे देता हूं कि जब मैं घर से बात करता हूं आप लोगों के साथ, कभी क्लास लेता हूं, तो मैं जब अपना IP चेक करता हूं तो IPv4 नहीं है, मुझे IPv6 एड्रेस वहां से मिलता है, वहां का DSC भी मुझे IPv6 एड्रेस देता है। क्यों? क्योंकि वो एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टॉर्म फाइबर है, तो स्टॉर्म फाइबर आपको IPv6 में मिल रहा है। तो इसलिए आपको इस बात से समझ आ जानी चाहिए कि दुनिया इज गोइंग ऑन IPv6। इस तरह मैं आपको एग्जांपल के तौर पर भी बताता होता हूं हमेशा, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहां पे लिखूं NS लुकअप, NS लुकअप, और कर दूं मिसाल के तौर पे www.siemens.com, देख लेते हैं जी। ये किस नेटवर्क पे हूं मैं? रेडियो रॉम पे। लेकिन मैं यहां से रेडियो रॉम से शिफ्ट कर जाता हूं और फिर चेक करता हूं। जी शिफ्ट कर गया, और दोबारा मैं यहाँ लिखता हूँ IP, एंड देख लें जी, आपको नजर आ गया कि कितने IPv6 के DNS की मशीन्स हैं एज कंपेयर टू IPv4। तो सीमेंस एक, आपको पता है कि एक बड़ी कंपनी है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि हाउ IPv6 की जो इंक्रीज है, जो प्रोलिफरेशन है, वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये तो एक कंपनी की मैंने आपको एग्जांपल दी। आप यहाँ पे लिख लें जिसपे जिसका कोर्स आप पढ़ रहे हैं, cisco.com, देख लें जी, इसका भी यही अशर है। IPv4 एक है और IPv6 के दो हैं, ये डबल है उसके मुताबिक। अगर इसी तरह अगर आप इवन नेटकैट को देख लें, जो कि उनके एक netacad.com, इसको देख लें, या इवन यू कैन सी द netacad.com, the large number is on IPv6 and small number is on IPv4। तो मेरे ख्याल से मेरी इन चंद एग्जांपल से आपको बड़े आसानी से ये क्लियर हो गया होगा। अगर चले हम इसी काउंसिल को भी देखते हैं, www.ecouncil,
ecouncil.org। देख लें जी, इसका भी दो IPv6 पे हैं और दो ही IPv4 पे हैं। तो कम से कम मेरी इन एग्जाम्पल से आप यहां तक एग्री कर गए कि जनाब IPv6 में, IPv4 में इश्यूज हैं। हमने उसके साथ गुजारा किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें जब चीज बना रहे होते हैं तो कई चीजें आपको नजर में नहीं आती, आप उनको नहीं देख सकते, या जो आप देख रहे होते हैं वो आपको सही नजर नहीं आ रहा होता। जैसे मिसाल के तौर पे, शायद बनाने वाले ने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये मैं कैसा नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूं जो कि हर किस्म की ट्रैफिक लेकर जाएगा, मल्टीमीडिया टाइप ऑफ ट्रैफिक लेकर, नेटवर्क कन्वर्ज हो जाएगा। ये उसने सोचा भी नहीं था। इसी तरह इसका मतलब क्या है? मतलब मेरा कहने का ये कि उसने तो ये बनाया था फॉर दी यूनिवर्सिटीज, फॉर दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कि वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए ताकि उनकी रिसर्च की जो कैपेबिलिटीज है वो बढ़ जाए और दुनिया आगे दौड़ के चल सके, तेजी से चल सके। उसने तो इसलिए इंटरनेट बनाया था। उसको तो नहीं पता था कि लेमैन के हाथ में भी चला जाएगा और वो इस पे ऊपर दबा के टिकटॉक यूज करेगा, दबाकर टिकटॉक यूज करेगा। तो डैड वन उसको नहीं पता था कि इस तरह एजुकेशन में इस्तेमाल होगा जैसे कि इस वक्त मैं कर रहा हूं और आप कर रहे हैं। इस तरह उसको ये नहीं पता था कि ये आपकी इकोनॉमी के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो उस वजह से इसका नंबर इंक्रीज होता गया। अब एक छोटी सी शॉप भी होगी तो वो कोशिश करती है, और आपने देखा है कि बड़े बड़े बिजनेसेस आज के दुनिया के जो है, दे आर रनिंग ऑन इंटरनेट। मिसाल के तौर पे अमेजोन है। तो अमेजोन शायद दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर हम डिजिटल वाइज देखें, लेकिन दैट इज ऑल थ्रू द इंटरनेट। अगर आज इसे इंटरनेट की फैसिलिटी ले ली जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये किसी जगह भी खड़ा नहीं हो सकता, अमेजोन। ठीक है? इस तरह अलीबाबा, और भी कई एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एनी अब हम बात कर रहे हैं कि ये भी तो मुमकिन नहीं है कि हम IPv4 को कहें कि जी आप खत्म आज से और IPv6 आज से आप शुरू। टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं होता। जैसे मिसाल इसकी आपको आसान सी एग्जांपल दे दूं, दो एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक एग्जांपल तो ये, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक एग्जांपल तो ये है कि आपने देख रहे हैं कि आज भी आप 2G पे हैं। आज भी आपके मुल्क में कई जगहों पे GSM यूज हो रहा है। लेकिन आप कहेंगे जी 3G तो इस्तेमाल हो रहा है, 3.5 GB भी तो इस्तेमाल हो रहा है, 4G तो इस्तेमाल हो रहा है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन ये तो मेरी बात से एग्रीमेंट हो गया कि ये सब आपस में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इवन ये टेक्नोलॉजी 1990 की है, और ये तकरीबन 34 साल बाद अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो 34 ईयर्स तक ये अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ को एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह मैं आपको ये भी एग्जांपल दे सकता हूं कि इनिशियली आपका जो वाईफाई है, दैट स्टार्टेड विद 802.11, and the bit rate was around 1 to 2 megabit per second। बट उसके बाद 802.11 बी आया, 11G आया, 11N आया, 11A आया, 11AC आया, 11AX आया, और इसके अलावा और भी आए। तो आप देख रहे हैं कि ये तो नहीं हुआ कि 802.11 बी खत्म हो गया है। Although it was giving 11 megabit per second, it was giving 54 megabit per second. It was also giving you 54 megabit per second. It was giving you more than 100 megabit per second. लेकिन all of them are still coexisting। तो टेक्नोलॉजी में इस तरह होता है। तो जब इन टेक्नोलॉजी में इस तरह होता है तो IPv4 या IPv6 भी तो टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि हम कहें कि जी आज से IPv4 नो मोर एंड IPv6 एवरीवेयर। नो, दे हैव टू को एग्जिस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह ये को एग्जिस्ट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह ये को एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके लिए ये तरीका आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूं कि जब मैंने यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन कुछ देर पहले IP config/all किया, ये मैं कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि मुझे IPv6 का एड्रेस भी मिला हुआ है और IPv4 का एड्रेस भी मिला हुआ है। तो अब ये दो एड्रेसेस का क्या मतलब, अल्दो कि इसको ये अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वाला जो IPv6 का एड्रेस है, दिस इज कॉल्ड LLA, लिंक लोकल एड्रेस। क्या होता है लिंक लोकल एड्रेस अभी मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद आपको बताऊंगा कि लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है। इसके अलावा जियो इस वक्त यहाँ नहीं है क्योंकि ये नेटवर्क जियो को नहीं सपोर्ट कर रहा। हाँ, घर से जब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, तो मैं बल्कि मैं घर जब जाके
इसका एक स्क्रीनशॉट, इसी तरह की मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपके ग्रुप पे आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप देखेंगे कि वहां पे मेरे पास LLA भी है, मेरे पास GOA भी होगा, और वो दोनों आपको नजर आएंगे। तो वो GOA मुझे कौन देगा, लाजमी तौर पे कैसे हासिल होगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस इस चैप्टर के दौरान जरूर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुझे ये IP एड्रेस मिला हुआ है IPv4 का, जो कि मुझे 10:01 में मिला है, और 202161 यानी दो दो 2160 61 तक के लिए मुझे मिला हुआ है। तो इसका मतलब है कि दैट्स वेरी गुड, क्योंकि मेरा अपना नेटवर्क है, तो मैंने अपने लिए, इसका मतलब फॉर एवर मैंने अपने लिए छोड़ा हुआ है नहीं। आओ, ये हमारा क्वेश्चन इस वक्त नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इस वक्त हमें जिस तरह के ये एड्रेसेस, जिस तरह के हमें ये डिफॉल्ट गेटवे, जिस तरह के हमें यहाँ पे DHCP, DNS किसने दिया, DHCP ने दिया है, इसी तरह का कोई मैकेनिज्म IPv6 में भी होना चाहिए जो मुझे इस किस्म के IPs दे सके। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम एज वेल, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि हमें IPv4 भी है चाहिए, IPv6 भी चाहिए। तो यही वो कह रहा है कि बोथ IPv4 एंड IPv6 coexist in the near future, and the transition will take several decades probably। ठीक है, फिर भी ये मुमकिन नहीं है कि हम ये कहें कि जनाब IPv4 बिल्कुल मार्केट से निकल जाएगा। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट है जो कि IPv6 को सपोर्ट ही नहीं करता। तो हम अपने कस्टमर को, अपने वेंडर्स को इस बात पे वो नहीं कर सकते कि आप अपना इक्विपमेंट उठा के बाहर फेंके और नया इक्विपमेंट लगाएं। जब तक उसको उसका कोई बेनिफिट ना नहीं दिखा सकेंगे, वो उस इक्विपमेंट को यूज करेगा, और हम उसको सपोर्ट कर हमें सपोर्ट करना पड़ेगा एज ए नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है जी। जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनलाइन स्टूडेंट तादाद बहुत कम है, लेकिन फिर भी आशीष, इब्रार, सना, हसनैन, कुछ समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन है तो कर लें, ताकि साथ साथ क्वेश्चंस आपके आंसर हो जाएं और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं। तो इब्रार तो कहता है सिर्फ यस सर, आशीष भी कह रहा है यही, हसनैन भी क्लियर है। ओके, चलिए क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। ओके, तो कहता है कि जी IETF हैज क्रिएटेड वेरियस प्रोटोकॉल्स एंड टूल्स टू हेल्प नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स माइग्रेट their network to IPv6. These migration techniques divide can be divided into three categories. Number one, dual stack. डुअल स्टैक का क्या मतलब है? डुअल स्टैक का मतलब है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, ये है एग्जांपल डुअल स्टैक, कि मेरे पास अगर मैं IPv4 हो तो वो भी चलेगा, और IPv6 हो तो वो भी चलेगा। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस किस्म का है, आपका हार्डवेयर इस किस्म का है कि वो दोनों को सपोर्ट करता है बैक वक्त, तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डुअल स्टैक, यानी डिवाइस रन बोथ IPv4 एंड IPv6 प्रोटोकॉल्स साइमल्टेनियसली। यानी अगर वो, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने भी कहा कि मैं यही लैपटॉप ले जाके अपने घर में रख देता हूँ तो IPv6 पे काम करना शुरू कर देता हूँ, वही लैपटॉप मैं UT में लेकर रख देता हूँ तो IPv4 पे चला जाता हूँ। इसका मतलब है कि मेरा डिवाइस दोनों ही प्रोटोकॉल स्टैक्स, इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं, आप इसका मतलब ये है कि आप ये इजिली कह सकते हैं आशीष एंड कंपनी, कि हो ये रहा है कि आपको तो पता है कि अगर ये आपका TCP/IP स्टैक है, ये आपका एप्लीकेशन लेयर है, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, मैं इसको जरा बड़ा करके बना रहा हूं जो कि मेरी इस वक्त पढ़ाने की लेयर है। यहाँ पे मैं दो लाइनें लगा देता हूँ, एक तरफ IPv4 भी इंप्लीमेंटेड है और दूसरी तरफ IPv6 भी इंप्लीमेंटेड है। तो अगर ये दोनों इंप्लीमेंटेड हो आपके स्टैक पे, तो वी कॉल इट ए डुअल स्टैक। अभी समझ आई कि नहीं आई डुअल स्टैक की? क्लियर? ओके, तो चैट में भी हमें नजर आ गया, क्लियर है। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आपका नेटवर्क IPv6 होगा तो यही ट्रांसपोर्ट लेयर इसको इस्तेमाल करेगी, और अगर आपका नेटवर्क जो है वो IPv4 होगा तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर इसको इस्तेमाल करेगी, और यूं आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेटा होती रहेगी। नंबर टू, टनलिंग। नंबर टू, टनलिंग। टनलिंग का मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम, टनलिंग का मतलब ये होता है कि हम एक पैकेट को
या एक प्रोटोकॉल को, लेट करें प्रोटोकॉल वन को, बेसिकली तो टनल का मतलब, अगर हम रियल सेंस में देखें तो आपको पता है कि मिसाल के तौर पे आप लोगों में से कई लोग कोहाट गए होंगे। तो कोहाट में आप जाते हुए या जो अगर मोटरवे के थ्रू आप जाते हैं सवात साइड पे, तो वहां भी आप टनल से गुजरते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको एक और चीज के अंदर बंद कर दिया जाता है और फिर आप गुजर जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन टर्मिनोलॉजी उसी तरह की है कि टनल तो होना तो ये चाहिए कि इसके ऊपर कुछ और यूं ऐड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ यूं है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम एक प्रोटोकॉल को दूसरे उसके ऊपर एक और प्रोटोकॉल का हेडर भी लगा देते हैं। तो यूं मिसाल के तौर पे, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ये दे रहे हैं कि हमारा जो लोकल नेटवर्क है, हमारा जो लैन है, दैट इज सपोर्टिंग IPv6, लाजमी तौर पे ये जब अपना हेडर लगाएगा तो IPv6 का हेडर लगाएगा, यानी ये वाला हिस्सा इस्तेमाल होगा। इज्यूम करें कि IPv4 है ही नहीं, चलो जिसको हम काट देते हैं, IPv6 है हमारे पास सिर्फ, तो ये IPv6 का हेडर लगाएगा, यानी कि ये वाला रास्ता इस्तेमाल होगा। अब क्या होता है कि जब ये पैकेट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो हम इसके ऊपर एक और हेडर लगा देते हैं IPv4 का। अब दुनिया में जब ये पैकेट जा रहा होगा, तो दुनिया को क्या नजर आएगा? दुनिया को IPv4 का हेडर नजर आएगा। दुनिया को IPv4 का हेडर नजर आएगा। और वो इस आईपी, और इसका मकसद क्या है? लाजमी तौर पे बेसिक मकसद इसका जो है वो ये है, चाहे वो IPv4 है, चाहे वो IPv6 है, इसका बेसिक मकसद ये है कि आपको सोर्स का पता हो कि इसका भेजने वाला कौन है और इसको कहां तक इसने जाना है। क्योंकि डेस्टिनेशन का एड्रेस इसलिए इस्तेमाल होता है कि एक तो फाइनल डेस्टिनेशन नजर आए, और दूसरा रास्ते में पैकेट को राउट करने के लिए, यानी कि बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए डेस्टिनेशन का एड्रेस इस्तेमाल होता है। तो वहां पे ये IPv4 का एड्रेस इस्तेमाल हो जाएगा। तो यूं IPv6 लैन से, IPv6 लैन से आपकी ट्रैफिक IPv4 इंटरनेट के ऊपर चली गई कामयाबी से, और जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, अज्यूम करेंगे वो भी IPv6 का नेटवर्क है, IPv6 का नेटवर्क है, तो ये दोबारा ये हेडर इससे डी इनकैप्सुलेट कर दिया जाएगा। तो अंदर IPv6 का हेडर तो मौजूद है, तो वो IPv6 का हेडर यहां से मालूम करके और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ये पहुंच जाएगा। तो इसको कहते हैं टनल। तो यही वो कह रहा है, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एन IPv6 पैकेट। देखिए IPv6 पैकेट यहां से बन रहे हैं, IPv6 के पैकेट्स यहां से बन रहे हैं ओवर एन IPv4 नेटवर्क। IPv4 इंटरनेट मैंने एग्जांपल ले ली। द IPv6 पैकेट्स इज इनकैप्सुलेटेड इनसाइड द IPv4 पैकेट। तो इसका मतलब है कि पहले IPv6 का पैकेट पूरा बना और उसके ऊपर हमने IPv4 का हेडर एक और लगा दिया, जो कि इसको ट्रांसपोर्टेशन करवाने में मदद दे रहा है ऑन एन IPv4 नेटवर्क। तो इसको कहते हैं टनलिंग। तो ज्यादातर जो इस्तेमाल हो रहा है दैट इज डुअल स्टैक, और मेजोरिटी इस वक्त हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो डुअल स्टैक को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो लिनक्स के हैं, चाहे वो मैक के हैं, चाहे वो iOS है, चाहे वो NXOS है, चाहे वो iOS XE है, चाहे वो iOS XR है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऑल ऑफ देम आर सपोर्टिंग डुअल स्टैक। बट if they don't, then the tunneling method is there. And the third method is translation. थर्ड मेथड इज ट्रांसलेशन। तो क्या कहते हैं जी? ट्रांसलेशन कहते हैं नेट, नेट वही नेट, लेकिन वो नेट 32 था, ये नेट 64 है। इसका नाम क्या है? अलाउज IPv6 enabled devices to communicate with IPv4 enabled devices using a translation technique similar to the NAT in IPv4। ठीक है ना? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि आपने एक प्राइवेट एड्रेस अपना इस्तेमाल किया, और प्राइवेट आईपी के जरिए आप अपने नेटवर्क में घूमे। लेकिन जब आपने बाहर जाने की कोशिश की, तो आपके राउटर के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी गई हुई है, कॉन्फ़िगर कर दी गई हुई है, जो कहते हैं नेट, जो कि आप अगले कोर्स में, बल्कि अगले से अगले कोर्स में पढ़ेंगे कि नेट हम अपने राउटर्स पे किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। तो फिर एग्जैक्टली आपका इंटरनल नेटवर्क में तो आईपी होगा, मिसाल के तौर पे जैसे अभी मेरा है 10 डॉट समथिंग,
लेकिन जब आप बाहर निकल जाएंगे इससे, तो माइट बी यू विल बी गेटिंग समथिंग 121, जैसे अभी मेरी एग्जांपल में है। ठीक है। तो ये काम होता है नॉर्मल नेट में। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपका नेटवर्क अब प्राइवेट नहीं, मैं इसको कहता हूं कि ये नेटवर्क IPv6 का नेटवर्क है। ये नेटवर्क IPv6 का नेटवर्क है। IPv6 का नेटवर्क है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन बाहर का नेटवर्क IPv4 है। तो नेट 64 क्या करेगा? आपको इस IPv6 को ट्रांसलेट कर देगा IP वर्जन 4 में। और IPv4 के जरिए आप अपने दुनिया में घूमे फिरे उस नेटवर्क पे अपना, जो सिर्फ IPv4 को सपोर्ट करता है, उस नेटवर्क पे आपकी ट्रैफिक चली भी जाएगी और जवाब वापस भी आ जाएगा। जब वापस आ जाएगा तो नेट अगेन आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। वो इसको दोबारा IPv6 में कन्वर्ट करके आपके नेटवर्क के अंदर इसको गिरा देगा। तो यूं आप IPv4 नेटवर्क के साथ IPv6 रखते हुए IPv4 नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो दीज आर द थ्री मेथड। वन इज द डुअल स्टैक, नंबर टू इज द टनलिंग, एंड नंबर थ्री इज द ट्रांसलेशन। इज द ट्रांसलेशन। तो यही वो कह रहा है कि टनलिंग एंड ट्रांसलेशन आर फॉर ट्रांजिशनिंग to native IPv6 and should only be used where needed. The goal should be native IPv6 communication from source to destination। यानी गोल हमारा यही है कि एंड टू एंड IPv6 हो। लेकिन जब तक ये नहीं है तो ये दो तरीके, टनलिंग का और ट्रांसलेशन का, इस्तेमाल हो सकता है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन। सर ये इधर जो नेट 64 इसलिए यूज होता है कि IPv6 IPv4 के साथ कनेक्शन मतलब कम्युनिकेशन का। नेबर डिस्कवरी सर IPv6 टू IPv6 यूज। अच्छा, पहले दो सवाल हैं। पहला क्वेश्चन स्नैन का है कि काइंडली रिवाइज द टनलिंग, दैट्स हाउ पाथ्स आर सिलेक्टेड। ओके, तो पहले इस सवाल का जवाब और फिर नेबर डिस्कवरी। ओके जी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि टनलिंग को तो दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो मैंने कहा ये जेंटलमैन कि ये आपका एक IPv6 नेटवर्क है। IPv6 नेटवर्क है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है। मिसाल के तौर पे हम कल यूटी में कहते हैं कि जी बस IPv4 को हम, कि आसान है हम और ये करना कि अपने जितने भी राउटर्स हैं उनको रिकॉन्फ़िगर कर दें। तो चंद एक आध हफ्ते में हम कंप्लीट IPv6 पे जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये बात भी क्लियर हो गई। लेकिन मिसाल के तौर पे हमारा जो ISP है वो IPv4 को सिर्फ सपोर्ट करता है। तो अब हम क्या करें? लाजमी तौर पे हम करेंगे ये क्या यहाँ। ओके, तो हसनैन, आपका सवाल का जवाब ये आ रहा है कि आपने कहा कि देखिए IPv6 का आपका इंटरनल नेटवर्क और आपका जो प्रोवाइडर है वो IPv4 पे सपोर्ट करता है। वो IPv6 वो नहीं समझता, उसके राउटर्स हैं, उसके डिवाइसेस हैं, वो IPv6 को नहीं समझते, यानी वो डुअल स्टैक नहीं है। तो फिर क्या करें? तो उसके लिए ट्रांजिशनल एक सोल्यूशन ये है कि जब आपका ये पैकेट कंप्लीट बन जाए तो यहाँ पे आप एक ऐसा डिवाइस लगा दें, जैसे आपका मिसाल के तौर पे VPN करता है। VPN भी ये टनलिंग करता है। कि आपने टनलिंग कैसे करता है? वो इस तरह टनलिंग करता है। तो फिर मैं वापस अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। VPN इस तरह करता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपने, ये आपका इंटरनेट है, ये आपका इंटरनेट है, और ये है हसनैन का घर। हसनैन का घर। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करते हैं कि, और लेट करें कि आप नेट अकैड से कनेक्ट होना चाहते हैं। नॉर्मल ये यूं होता है कि हसनैन अपने घर से अपने प्रोवाइडर के पास जाता है और प्रोवाइडर उसको नेट अकैड से कनेक्ट करवा देता है। अब आपने क्या किया? आपने अपने कंप्यूटर पे VPN इंस्टॉल कर दिया। अब होता क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी। आपके डिवाइस से जब पैकेट निकलता है तो इब्रार होता यह है कि ये जो IP नेटवर्क ऐड का है इसके ऊपर आप एक और IP लगा देते हो, और वो आईपी है आपके VPN, जो भी आपका VPN है उसके। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो मेरे पास ये दो VPN आपको नजर आ रहे हैं, बल्कि हैं से ज्यादा, लेकिन चले कम से कम दो नजर आ रहे हैं।
इसका मतलब पहला जो है वो ये है, विच इज रिटोरिया, वीपीएन रिटोरिया। तो इसका मतलब है कि ये रिटोरिया है, ये रिटोरिया है, ये रिटोरिया है। अब इसने इसके ऊपर एक और हेडर लगा दिया है जो कि रिटोरिया का है। अब जब मैं यहां पे पहुंचता हूं अपने प्रोवाइडर के पास, तो उसको रिटोरिया का पास ये हेडर नजर आता है और वो इसको रिटोरिया के पास भेज देता है। जब ये रिटोरिया के पास पहुंच जाता है पैकेट, तो वो इसको उसके ऊपर से ये क्योंकि उसको पता है कि वीपीएन है, वो उसके ऊपर से ये पहला वाला हेडर रिमूव करता है। जब रिमूव करता है तो देखता है इसके अंदर तो एक और हेडर लगा हुआ है। इसका मतलब एक IPv4 के अंदर, इस केस में IPv4 के ऊपर एक और IPv4 का हेडर लगा हुआ है। तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड टनलिंग। कि इस इंटरनेट को ये नजर नहीं आता कि जनाब ये तो नेट हैकेट के लिए पैकेट है, ये तो नेटकैट के लिए। वो रिटोरिया को भेज देता है। रिटोरिया जब खोलता है तो अंदर उसको एक और पैकेट नजर आ जाता है, एक और IP4 का हेडर नजर आ जाता है। वो देखता है ओ ये पैकेट मेरे लिए तो नहीं है। वो फिर इसकी तरफ लेट करेंगे, इस आपका ऑपरेटर ये है तो उसका भी ISP होगा, तो रिटोरिया का ISP ये है। और ये रिटोरिया फिर उसको ISP के अपने हवाले करता है, नहीं जी ये पैकेट मेरा इंटरनल के लिए नहीं है, ये तो नेटकैट का है, तो यूं वो नेटकैट को दे देता है। दावी तौर पे नेटकैट जब जवाब देगा तो उसी तरह वो वापस देगा और रिटोरिया को पहुंचेगा। रिटोरिया फिर उसके ऊपर अपना हेडर लगाएगा अब, और उसको ताकि इस इंटरनेट को वो पता ना चले, तो और वापस वो यहाँ पे पहुंच जाता है। आपके पास जब पहुंचता है तो आप उसमें से फिर वो हेडर रिमूव कर लेते हैं और अंदर से आपको वही पैकेट मिल जाता है जो कि आपका अपना IP एड्रेस होता है। तो इस अमल को कहते हैं टनलिंग। तो ये तो IPv4 के ऊपर हमने IPv4 का एक हेडर लगाया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप ये भी कह सकते हैं कि अंदर IPv6 का पैकेट है, उसके ऊपर मैं IPv4 का ये एक एडिशनल हेडर लगाता हूं जो कि इस नेटवर्क के लिए है, जो कि इस नेटवर्क के लिए है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम बेसिक इस नेटवर्क की जो कमी है कि ये IPv6 नहीं समझता, हम इस पे IPv6 को भी चला देते हैं। अब समझ आ गई हसनैन, इब्रार, आशीष? गॉट इट, ओके। ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर। वेरी नाइस। अब जी, अगला क्वेश्चन जो है उसमें मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अफरीदी का क्वेश्चन है। कि अफरीदी का क्वेश्चन ये है कि ND, नेवर डिस्कवरी, कैसे काम करती है। तो नेबर डिस्कवरी तो हम इस्तेमाल करते हैं, अभी ये चैप्टर में हम आखिर में जब जाएंगे इसी चैप्टर के, तो हम कुछ मैसेजेस पढ़ेंगे जो कि IPv6 से रिलेटेड है। तो वहां पे हम ये देखेंगे कि उसमें एक मैसेज है नेबर डिस्कवरी का, और किस लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आर्प। आर्प जो है, आपके पास अपना IP होता है, IPv4 एड्रेस आपके पास अपना है, लेकिन आपके पास डेस्टिनेशन का मैक नहीं है। लेकिन आपके पास अपना भी IP है, सोर्स का भी है, और इस डेस्टिनेशन का भी IP एड्रेस है। ये दोनों आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन के IP एड्रेसेस हैं। आपके पास अपना मैक भी है, लेकिन आपके पास डेस्टिनेशन का मैक नहीं है। तो आप यहाँ पे ये प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके आप इसका मैक हासिल करते हैं। इसी तरह नेबर डिस्कवरी भी IPv6 को, ICMP वर्जन 6 को इस्तेमाल करके कर, अगर उसके पास अपना IPv6 है, यानी यहाँ पे अब जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस 4 को मैं 6 कर दूं, 4 को मैं 6 कर दूं, तो मेरे पास अपना IPv6 है, मेरे पास डेस्टिनेशन का IPv6 भी है, मेरे पास अपना मैक भी है, मेरे पास डेस्टिनेशन का मैक नहीं है। तो इसके लिए मैं नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके इसका मैक हासिल कर लूंगा। ठीक है, ओके। ओके, ये तो था आपका दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आशीष, हसनैन, इब्रार और सना, कि किस तरह पहले तो हमने नीड को डिफाइन किया कि क्या IPv6। लाजमी तौर पे याद रखो कि अगर आप में से मेजॉरिटी जूनियर्स हैं, जूनियर्स का मतलब है कि छठे सेमेस्टर से नीचे नीचे हैं, तो
आपको नहीं पता, लेकिन अभी से सोचना शुरू कर दें कि जब आप अपना प्रोजेक्ट करना है, जब आपने अपनी रिसर्च शुरू करनी है, जब आपने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने रिसर्च गैप फाइंड करना होता है। रिसर्च गैप में क्या चीज आप फाइंड करते हैं कि जनाब क्या मसला है और उसका हल नहीं है। मसला आप ढूंढते हैं और बताते हैं कि इसका हल नहीं है, या जो हल है वो एफिशिएंट नहीं है। ये भी तो एक मसला है कि उसका हल नहीं है। तो फिर आप उसके लिए अपनी 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 प्रपोजल देते हैं, अपनी बताते हैं कि जनाब इसको मैं यूं हल करने का सोच सकता हूं। तो इसी तरह हमने यहां पर भी ये अभी ये जो काम किया, हमने IPv6 के लिए जगह बनाई कि जी नहीं, वाकई IPv6 के लिए जगह मौजूद थी, यानी कि IPv4 में मसाइल मौजूद थे। और वो तमाम के तमाम मसाइल या मेजोरिटी ऑफ मसाइल जो हैं वो IPv6 ने टेकर कर उसकी केयर कर ली है, उसको संभाल लिया है। तो पहला हमने ये किया। दूसरा हमने किया कि दोनों को ही कंबाइंड को एग्जिस्ट करना है, तो कैसे करें। तो हमने उसके लिए तीन चीजें डिस्कस। इज इट क्लियर एवरीवन? तो चैट में क्या है जी? Sir, if we have IP address and can communicate through it, why do we need IPv6 address? Why we do need the MAC address? Okay, ठीक है जी। सवाल ये पूछा गया कि जब हमारे पास IPv4 एड्रेस है या IPv6 एड्रेस है, तो हमें मैक की क्या जरूरत, नंबर वन। और आल्दो के नहीं पूछा इब्रार ने, लेकिन फिर मैं इसमें ये भी डाल दूंगा कि फिर पोर्ट नंबर की क्या जरूरत है। भाई हमारे पास तो IP4 एड्रेस है, ठीक है ना, तो फिर मैक की क्या जरूरत, फिर पोर्ट की क्या जरूरत। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तीन एड्रेसेस हैं जो कि आपको पता है हर लेयर अपना काम करती है, ठीक है ना। तो आपको ये लेयर आपको कहां तक पहुंचाती है, ये लेयर आपको उस नोड, बल्कि उस नोड तक पहुंचाती है, नोड तक पहुंचाती है। अब नोड के अंदर आपको मैक एड्रेस, यानी लैन के अंदर आपका मैक एड्रेस काम कर रहा होता है। और फिर उस लैन के अंदर कोई खास एप्लीकेशन की तरफ आपने जाना होता है, वो एप्लीकेशन की तरफ आपको ये पोर्ट लेकर जाता है। तो हर एड्रेस का अपना मकसद है, हर एड्रेस का अपना मकसद है, ठीक है। क्लियर हो गया ब्रा? ओके। तो अब हमारा टॉपिक है लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके नाइस। तो अब हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है कि किस तरह हम IPv6 को एड्रेस को रिप्रेजेंट करें। ये तो हमें पता चल गया कि आशीष को भी पता है, इब्रार को भी पता है, सना को भी पता है कि ये 128 बिट का एड्रेस है। जबकि इसको बिट्स में नहीं, क्योंकि 128 बिट याद रखना नामुमकिन तरीन टास्क होगा। तो हमने इसको इंस्टेड ऑफ बाइनरी, हम सॉरी इंस्टेड ऑफ बाइनरी एंड एज वेल एज इंस्टेड ऑफ द डेसिमल, हमने इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया। तो अभी आप देखेंगे कि ये, और आपको पता है कि हर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है, 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यूं आप 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स लिखते हैं, हेक्सा कैरेक्टर लिखते हैं। तो अगर इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो दैट बिकम 128 बिट्स। इज इट क्लियर सना? सना घर पे है कि हॉस्टल में? ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही बात यहां पे आपको लिखी हुई नजर आ रही है कि IPv6 एड्रेसेस आर घर। ओके। तो कहता है कि जी IPv6 एड्रेसेस आर 128 बिट इन लेंथ एंड रिटन इन दी हेक्साडेसिमल फॉर्म। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 2001। तो ये तो आपको लग रहा है कि ये डेसिमल हैं, लेकिन यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें डी भी है, इसमें बी भी है, इसमें ए भी है। इसके मतलब इसमें ABCDEF भी है। इससे पता चलता है कि ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये 0 to 9, 0 to 9, और फिर ए से लेके एफ तक के 16 नंबर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to F। इसलिए शीश ये कौन सा नंबर की फॉर्मेट है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, ठीक है।
तो यही वो कह रहा है कि जनाब दी IPv6 एड्रेस आर 128 बिट इन लेंथ, और आप देख सकते हैं कि दिस इज 16 बिट्स, 16 बिट्स, एंड each 16 बिट इन सम टर्मिनोलॉजी कॉल्ड हेक्सटेट। तो देखिए ये पहला हेक्सटेट हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठ। तो 8 हेक्सटेट्स हैं, और हर हेक्सटेट जो है वो 16 बिट्स का है। इस तरह इट बिकम 128 बिट्स, 128 बिट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, IPv6 एड्रेसेस आर नॉट केस सेंसिटिव। ये बड़ी अच्छी बात है, केस सेंसिटिव नहीं है। यानी यहाँ पे आप कैपिटल ए लिख दें, या कैपिटल डीबी लिख दें, या स्मॉल डीबी लिख दें, या यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है तो आप इसको कैपिटल ABCD लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं IPv6 addresses are not case sensitive and can be written in either lower case or upper. So that is good point. फिर कहता है the preferred format for writing the IPv6 addresses is as shown here. This is the preferred format, जिसमें आप हर एक हेक्साडेसिमल, हर एक हेक्सटेट में 4 हेक्साडेसिमल करेक्टर्स, हर एक इसमें 4 हेक्साडेसिमल करेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि अगर ये 4 हैं तो 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब 16 बिट्स, 16 बिट्स, ठीक है ना। या आप ये भी कह सकते हैं 2 बाइट्स, 2 बाइट्स। तो दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड प्रेफर्ड फॉर्मेट। although नाम तो इसका प्रेफर्ड है, प्रेफर्ड का मतलब होता है जो आपको बहुत अच्छा लगे, प्रेफर आप उसको करें, लेकिन हम इसको हमेशा लिखते जो है वो, हम इसको कंप्रेस फॉर्म में है। तो अभी बताऊंगा कि प्रेफर्ड फॉर्म में और कंप्रेस फॉर्म में फर्क क्या है। लेकिन यहाँ पे ये दो नाम है, एक है प्रेफर्ड फॉर्म। तो प्रेफर्ड फॉर्मेट फॉर IPv6 क्या है कि जनाब आपके पास कितने हेक्सटेट्स हो। अब अभी आपने देखा 8 हेक्सटेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हेक्सटेट, 8 हेक्सटेट को आप कॉलम्स के जरिए सेपरेट करें। एक हेक्सटेट, फिर कॉलन, फिर दूसरा हेक्सटेट, फिर कॉलन, और यूं 8 हेक्सटेट, और बात खत्म। तो यू कैन सी हियर द 8 हेक्सटेट सेपरेटेड बाय कॉलन, ठीक है। with each x comprising 4 हेक्साडेसिमल वैल्यूज, जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक ये x जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट केस दिस x इज रिप्रेजेंटिंग 0 2001। इन दिस केस फॉर एग्जांपल this x is representing A B C D, so each one is representing 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। तो अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ हो कि आपका आईपी एड्रेस, IPv6 का एड्रेस 8 हेक्सेट की फॉर्म में सेपरेटेड बाय द कॉलम्स, वी कॉल सच ए फॉर्मेट एज द प्रेफर्ड फॉर्म। Yes. ठीक है। फिर कहता है इन IPv6 इन हेक्सेट इज ए अनऑफिशियल टर्म यूज टू रेफर टू ए सेगमेंट ऑफ 16 बिट। यानी 16 बिट के कंबाइंड कम्बिनेशन को हम मोस्टली, ये 4 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स को हम मोस्टली क्या कहते हैं, हेक्सेट कहते हैं। तो एग्जांपल उसने हमें दो दिए हैं, एग्जांपल ऑफ IPv6 एड्रेस इन दी प्रेफर्ड फॉर्मेट। प्रेफर्ड फॉर्मेट में क्या है, जैसे मैंने बताया कि जनाब आपके पास नंबर 1 हेक्सटेट, 2 हेक्सटेट, 3 हेक्सटेट, 4 हेक्सटेट, 5 हेक्सटेट, 6 हेक्सटेट, 7 8। सो 8 हेक्सटेट सेपरेटेड बाय कॉलम्स, सेपरेटेड बाय कॉलम्स। तो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ योर प्रेफर्ड फॉर्मेट ऑफ व्हाट, IPv6, IP वर्जन 6। क्लियर हो गया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर। लगता है हमारे स्टूडेंट को सर्दी बड़ी सख्त लग रही है, इसलिए वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, तो अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि किस तरह हम इस लंबे 128 बिट को, या 8 हेक्सेट्स को किस तरह हम कंप्रेस कर सकते, किस तरह हम कंप्रेस कर सकते। ठीक है, क्लियर है। तो कंप्रेस करने का तरीका अभी बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो दो रूल्स याद रखें। पहला रूल ये कहता है कि जितने भी लीडिंग जीरोज हो किसी भी हेक्सेट में Yes. उनको ओमिट कर दो।
मिसाल के तौर पे, जिस तरीके से एग्जांपल दी कि अगर 0 1 AB है तो ये एक एक्सेंट है। इस एक्सेंट में अगर आपने थोड़ी तवज्जो दी तो आपको ये जो जीरो नजर आ रहा है, ये लीडिंग जीरो है, इसको ओमिट कर दो। चाहे वो एक जीरो है, चाहे वो दो है, चाहे वो तीन है, उनको इग्नोर कर, ओमिट कर। इसी तरह अगर आप यहां पे देखें तो 0 9 F 0, अब ये पहला जीरो जो है ये लीडिंग नहीं है, ये जीरो लीडिंग है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इसको ओमिट कर दें तो ओमिट करें तो क्या बन जाएगा, 9 F 0, जिसे आपको यहां नजर आ रहा है। यहां पे आपने जीरो को ओमिट किया तो बाकी क्या रह गया, 1 AB। इसी तरह अगर आप यहां पे देखें तो अगेन ये जीरो है, ये भी दो जीरोस हैं आखिर में, ये लीडिंग नहीं है, ये लीडिंग नहीं है, ये या तो दरमियान में है या एंड पे है। इनको नहीं छेड़ते हम सिर्फ जो लीडिंग जीरो है उसको ओमिट करके बाकी क्या रह जाएगा, A 0 0, ये देख लें। इसी तरह अगर आप यहां पे देखें इन तीनों एग्जांपल्स में हमने एक जीरो था तो उसको हमने ओमिट किया, यहां पे मेरे पास दो जीरो है लीडिंग, दोनों को ही मैंने वो कर दिया। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे यहां पे होता 0 0 0 A, 0 0 0 A, तो तीन लीडिंग जीरोस हैं, इन तीनों को मैं ओमिट कर जाता, इन तीनों को मैं ओमिट कर जाता और सिर्फ लिख देता A। इसी तरह अगर चार जीरोस हैं, पूरा का पूरा हेक्साडी जीरो है, तो अब चारों के चारों लीडिंग है तो दे विल बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल जीरो। तो कंप्रेस्ड फॉर्म में ले जाने का पहला रूल ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला रूल ये है कि आप जितने भी आपके लीडिंग जीरोस हैं उनको ओमिट कर। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये इसको इस रूल को अप्लाई कर दें। अब थोड़ी सी तवज्जो दें, तवज्जो में आपने ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, 2001, पहला जीरो, पहला वैल्यू क्या है, 2001। अगर मैं इसकी एग्जांपल को लेकर चलूं तो 2001, तो इसमें लीडिंग जीरो कोई भी नहीं है, इसमें ये दरमियान में है, इसको मैं नहीं ओमिट कर सकता। पहला रूल ये कहता है कि अगर शुरू में कोई जीरो है, लीडिंग जीरो है, तो उसको ओमिट कर जाओ, तो नहीं कर सकता। इसे देखिए मैंने उसी तरह इसको 2001 लिख दिया। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप सेकंड वाले को देखें तो इट इज 0 DB 8, तो ये लीडिंग जीरो है, ये ओमिट हो जाए तो क्या बन जाएगा, DB 8, तो देख लें DB 8 आ गया। इसी तरह अगर नेक्स्ट को देखें तो ट्रिपल 00 00 ऑल आर लीडिंग, तो दैट विल बी रिप्लेस बाय सिंगल, तो देख लें जी, इसको हमने पूरे के पूरे को एक जीरो से रिप्रेजेंट। अब अगर इसको देखें तो कोई भी इसमें जीरो नहीं है, लीडिंग जीरो, 1111, कोई भी नहीं है, तो उसी तरह हमने लिख दिया। फिर क्या है, चार जीरोस हैं, तो अगेन चार जीरोस विल बी रिप्रेजेंट बाय 10, तो 10 सना हेयर, अगेन वन चार जीरोस, अगेन चार जीरोस। अगेन यहां पे अगर देखें तो 0 0 200, तो जीरो इज लीडिंग, तो दिस विल बी ओमिटेड एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय 200। तो आप देख रहे हैं कि एज कंपेयर टू दिस प्रेफर्ड फॉर्म, दिस इज पार्शियली कंप्रेस्ड फॉर्म, क्योंकि दो रूल्स हैं। एक रूल अभी हमने अप्लाई किया है जहां पे हमने ओमिट किया है लीडिंग जीरोस को, तो उससे हमारा IPv6 एड्रेस छोटा हो गया, कंप्रेस हो गया। क्लियर हो गया? ओके, आगे चलते हैं जी। जी, वो भी अब एक्सप्लेन करता हूं कि डबल कॉलन का क्या मतलब है, आपने पूछा अभी तक। तो सेकंड रूल है कि आप डबल कॉलन इस्तेमाल करें।
जैसे कि मोस्टली आप जब IPv6 एड्रेस देखेंगे तो यू विल फाइंड कि देखिए यहाँ पे डबल जीरो लग, ये डबल कॉलन नजर आ रहा है। Yes. तो ये डबल कॉलन किस रूल के जरिए लगा है, ये एक्सप्लेन करना मेरा गोल है। ठीक है आशीष, सना, हसनैन। सेकंड गोल मेरा क्या है कि अगर अगर आप मेरे इस आईपी को देखते हैं, इसमें पहला रूल बिल्कुल लगा ही नहीं है। यहाँ पे भी देखें, चार के चार हैं पूरे, यहाँ भी चार पूरे हैं, यहाँ भी चार, यहाँ भी चार, यहाँ भी चार। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे लीडिंग जीरो था ही नहीं, बदकिस्मती से यहाँ पे लीडिंग जीरो नहीं था, तो ये रूल अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन रूल टू, जो कि डबल कॉलन का रूल हमें बताता है, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमें चैट में कुछ आ गया है। यस सर। ओके जी। ये क्या कहता है सेकंड रूल? कहता है कि डबल कॉलन कैन रिप्लेस एनी सिंगल, बट डू रिमेंबर, contiguous contiguous string of ones or more 16-bit hexadecimal consisting of all zeros। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो ये आपकी प्रेफर्ड फॉर्म। ओके नाइस। अगर पहला स्टेप हम इस पे ये ले लें कि हम इसको कंप्रेस्ड फॉर्म से, इस प्रेफर्ड फॉर्म से पहला रूल इस्तेमाल करके उस तक ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन? 2001 उसी तरह जीरो खा लेंगे, ये लीडिंग है, तो क्या बन जाएगा? DB8, फिर जीरो, वेरी नाइस, फिर फोर वंस, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, और फिर 200। ये है जनाब हमारा पहले रूल के बाद हमारे इस एड्रेस की शक्ल। ये सेमी कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड नहीं कम से कम, क्योंकि इस पर डबल कॉलन का रूल अप्लाई अगर हो सकता था तो नहीं हुआ अभी तक। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूअस, इसका एक जीरो का मतलब चार जीरो, लेकिन ये चार जीरो यहाँ पे एक दफा है और यहाँ पे तीन दफा है। तो हम इन तीन जीरोस को रिप्लेसमेंट दे देंगे, गायब कर देंगे। तो क्या रह गया? 2001 कॉलन DB8 कॉलन जीरो कॉलन 1111 डबल कॉलन एंड 200। ये डबल कॉलन ये बता रहा है, ये डबल कॉलन ये बता रहा है कि क्योंकि हमें पड़ा है कि हमारे पास हेक्सटेट्स कितने होने चाहिए? 8। कितने हेक्सटेट होने चाहिए? 8, वेरी नाइस। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये तो 8 नहीं है। इसे मतलब तीन हेक्सटेट गायब है। वो कहाँ गायब हुए? वो यहाँ गायब हुए। और वो हेक्सटेट में क्या है? सिर्फ जीरो, और सिर्फ जीरो। किसी और को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पे मैंने क्या किया, ये एक एग्जांपल के तौर पे, ये मेरे पास ऑलरेडी कंप्रेस्ड फॉर्मेट में है, कंप्रेस्ड नहीं बल्कि सेमी कंप्रेस्ड, जिसमें सिर्फ लीडिंग जीरो का रूल अप्लाई हुआ है, क्योंकि DB8 से जीरो हो चुका, DB8 हो चुका है, ये 0 0 0 हो चुका है। तो अब यहाँ पे तीन दफा, यानी कि 8 × 2 4 4 4, 4 4 4, इन तीन एक्सटेंट जीरो है। तो मैं इसको कैसे कंप्रेस फॉर्म में ले जाऊंगा? कैसे इस पर डबल कॉलन रूल इस्तेमाल करूंगा? 2001 उसी तरह, DB8 उसी तरह, कैफे CAFE उसी तरह, उसके बाद वन उसी तरह, उसके बाद यहां पे मैं लगा दूंगा डबल कॉलन और फिर वन। अब इसमें नंबर ऑफ, यहां पे एक्सटेंट पूरे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें एक्सट्रैक्ट 8 ही थे। लेकिन इसमें अब 8 नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5 नजर आ रही हैं। अब दो 5 हो नहीं सकते क्योंकि 128 बिट उसका जरूरी है। तो फिर इस ये डबल कॉलन हमें बताएगा कि जी जो बाकी तीन एक्सट्रैक्ट हैं वो यहाँ पे हैं और वो सब जीरो से। ठीक। सर इसमें अब चार मतलब वो जो हेक्सटेट्स थे वो जीरो थे सर, इसको हमने छुपा लिया तो चार हमारे साथ शो कर रहे सर, तो फिर भी ये डबल जो कॉलम है ये लगाएंगे तो उससे अंदाजा हो जाएगा चार हेक्सटेट जीरो में कन्वर्ट हो। जितने भी मिसाल के तौर पे मैं आपकी एग्जांपल को लेकर यहां चला जाता हूं। 2001 कॉलन DB8 कॉलन जीरो
कॉलन कॉलन चलिए यहाँ पे एक और करके फिर वापस पे आता हूँ, कैफे, और फिर यहाँ पे 0 0 0 और 1 है। तो जेंटलमैन, सर ये डिविएट के बाद P0 है, इसकी जगह हम डबल कॉलन यूज नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने ये दोबारा यहाँ पे लगाया ताकि आपको ये ही जवाब देना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी तो ये है। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते, उसका जवाब अभी दे रहा हूं। देखें लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे तीन लीडिंग जीरोस हैं, यानी तीन हेक्सेट्स हैं। तो इसको मैं यू कन्वर्ट कर देता हूं 2001, 2001, फिर डीबी8, डीबी8, फिर अभी मैं इसको सही तरीके से कर रहा हूं और फिर मैं आपकी मर्जी के मुताबिक भी करूंगा। तो यहां 0, फिर कैफे, फिर कैफे के बाद डबल कॉलन और 1। ये तो है सही बात। अब अगर आपकी मुताबिक भी कर दूं तो फिर कैसे होगा स्नैन? 2001 कॉलन डीबी8 कॉलन कॉलन, ये मैंने इसकी जगह पे कॉलन लगा दिया और कैफे लगा दिया। फिर उसके बाद फिर डबल कॉलन और 1। अब मसला यहाँ पे क्या आ गया, डबल, दो दफा डबल कॉलन आ गया। आप देख सकते हैं कि मैंने गलत काम किया, लेकिन समझाने के लिए इट्स नॉट बैड, क्योंकि सवाल है ये आपका। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मसला ये है कि यहाँ पे कितने एक्सटेंट आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब चार एक्सटेंट गायब है। इसका मतलब है कि चार एक्सटेंट्स गायब है। अब मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। हो सकता है कि जैसे यहाँ पे एक एक्सटेंट हो और यहाँ पे तीन हो, ये हो सकता है यहाँ पे दो हो और यहाँ पे भी दो हो सकता है यहाँ पे तीन और यहाँ पे एक हो। इसका मतलब अनसर्टन में, इसका मतलब है कि असनैन में क्या हूं, अनसर्टन हूं कि कहाँ पे कितने लगाऊं, कितने जीरो लगाऊं। इसका मतलब ये एक एड्रेस तो फिर रहा ही नहीं। कुछ भी कोई लगा दे, सिस्टम कुछ भी लगा दे, इट विल बी नाइस, विच इज नॉट। इसलिए आप दो जगहों पे ये एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं करते। आप सिर्फ उस जगह पे आपने ये डबल कॉलन लगाते हैं जहां पे नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो, जहां पे ये कंटिन्यूस, जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कंटिन्यूस स्ट्रिंग, कंटिन्यूस स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ कंटिन्यूस स्ट्रिंग ऑफ थ्री, थ्री है। तो देयर इज समथिंग इन दी हियर, गॉट इट, ओके। ठीक हो गया जी, समझ आ गया। तो दिस इज द कंपेयर, और यही चीज अगर आप यहां पे देखें तो अब यहां पे देखें 1 2 3 4 5 एक्सट्रेक्ट नजर आ रहे हैं। इसके मतलब होने तो 8 चाहिए। इसके बाद तीन एक्सट्रेक्ट इस डबल कॉलन के अंदर जीरो की फॉर्मेट में छुपे हुए हैं। सर ये परसेंटेज जो उसमें दिया हुआ है 80 18 परसेंटेज 26 नहीं नहीं, 80 18 आखिरी इसका नंबर है। ये आपका आखिरी एक्सट्रेक्ट है। ये जो परसेंटेज 6 है, ये इसका रिलेशन शो करता है परसेंट 16 का, कि किस क्या उसको कहते हैं, खास जोन, किस जोन के साथ इसका तलक है। इसका तलक IPv6 का एड्रेस, ये सारा का सारा इसका IPv6 एड्रेस। इधर सर आपके साथ परसेंट 26 है, मेरे साथ परसेंट कुछ भी हो सकता है, 16 है। वो इसको जोन के साथ रिलेशन है, पढ़ेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? आशीष, लोअर दीन में सर्दी है या मौसम इसी तरह है? आई एम फ्रॉम बटखेला, मलाकंड। मलाकंड, मलाकंड इज ऑल्सो लोअर दीर। यस सर। तो लोअर दीर में, मेरे ख्याल में शायद अपर दीर कह दिया। तो अपर दीर में, लोअर दीर में, मलाकंड में भी, बटखेला में भी प्रॉब्ली पेशावर से ज्यादा सर्दी होती है। बहुत सर। नो सर, इट इज ए डिस्ट्रिक्ट। ओके, ओके, ठीक है। अच्छा चले, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सर, ये सर सर्दी बहुत है। ओके, तो तुम्हें किसने कहा कि जाओ?
अच्छे मौसम से भाग के लोग लोग सर्दी में जाओ तो बात समझ में आती, गर्मी में जाओ। सर्दी में तो आपको चाहिए कि आप यहाँ से हिलो ही नहीं, कोई यहाँ बैठ के पढ़ता हूँ। शायद हॉस्टल वाले छोड़ते नहीं होंगे, माइट बी, आई डोंट नो। एनीहाउ, आगे चलते हैं जी। घर का याद आता है, अच्छा जी, घर का याद आता है इनको। बात तो आपकी दुरुस्त है जी, मानते हैं। तो अब हम आते हैं जनाब अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई भी आईपी दे दिया जाए, आप उसको कंप्रेस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, थोड़ा सा नेट अकेड को भी पढ़ लेंगे कि वहां पे भी कुछ एग्जाम्पल्स दी होंगी। वो खुल जाएगा, वो मसला नहीं। ठीक है। तो आज आपने IPv6 को, चैप्टर को, विच इज चैप्टर नंबर 12, उसको खोलना है और उसको पढ़ना है। और उसमें जो कंप्रेस्ड है उसको अनकंप्रेस करके प्रेफर्ड फॉर्म में ले जाएं। क्योंकि अब आपने सीख लिया कि दो फॉर्मेट्स होती हैं, एक प्रेफर्ड फॉर्म और एक कंप्रेस्ड फॉर्म। तो आप कंप्रेस से प्रेफर्ड में जाएं और प्रेफर्ड से इसमें जाएं, और चेक करेंगे आपकी आपकी ये स्ट्रेंथ मजबूत है या नहीं। ठीक। मिसाल के तौर पर सर आपने उधर बताया कि बस मतलब 3 जीरो है उसको हम ले रहे हैं। सर अगर इसके साथ लास्ट पर भी मतलब जीरो होता। ओ यस, ये भी एक एग्जांपल मुझसे रह गई। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जनाब अगर ये यू होता, मिसाल के तौर पे ये यू होता, फॉर एग्जाम्पल 2000, चलो इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूं, ये जीरो कर दिया। ये क्वेश्चन है हमारे अफरीदी का कि जी इट कैन बी 2001 कॉलन DB8 कॉलन जीरो कॉलन कैफे कॉलन जीरो कॉलन जीरो कॉलन जीरो कॉलन जीरो। तो वेरी सिंपली इट इज सेमी कंप्रेस्ड, क्योंकि एक जीरो मैंने इसका खाया हुआ आपको नजर आ रहा है, यहां से भी एक जीरो खाया हुआ है और यहां से भी तीन जीरोस खाए हुए हैं। तो इट इज, यहां से भी तीन तीन जीरोस खाए हुए हैं, तीन तीन जीरोस खाए हुए हैं। तो सेमी कंप्रेस्ड तो है, लेकिन कंप्लीटली कंप्रेस्ड नहीं, क्योंकि इसमें लीडिंग जीरोस का रूल तो इंप्लीमेंट कर दिया गया है, डबल कॉलन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो वो कैसे लगेगा, वो भी देख लेते हैं जी। इट विल बी 001 कॉलन, अब यहां पे देखिए, यहां पे एक दफा हुआ, एक दफा चार जीरोस हैं, और यस यहाँ पे 16 दफा चार जीरोस हैं, चार दफा चार चार जीरोस हैं। यस। तो इसका मतलब कि ज्यादा यहाँ पे। तो हाउ इट विल बी लुकिंग नाउ, यू विल बी गिविंग इट DB8 कॉलन जीरो कॉलन कैफे कॉलन 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 कॉलन। तो अब यहां पे हमें नजर आ रहा है कि जनाब, यहां पे हमें नजर आ रहा है कि अब चार हेक्सेट नजर आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार। चार बाकी किधर गायब हो गए, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि भाई यहाँ पे 8 हेक्सेट होने चाहिए। तो बाकी चार किधर हैं, वो चार के चार इस डबल कॉलन के अंदर छुपे हुए हैं। इज इट क्लियर? यस आशीष अंडरस्टैंड? सर अगर इसमें ये 201 को आ जाए और बाकी सब जीरो तो फिर क्या हो सकता बिल्कुल ठीक है। अब तो आप, रूल आपको अगर आता है तो डेट सिंपल, आप ये कह रहे हैं कि जी 2001 डबल कॉलन हो गया है। जैसे बाज औकात आप देखते हैं FEAT कॉलन कॉलन, है? इसका मतलब है FEAT और कॉलन जीरो कॉलन जीरो, चार हो गए, पांच, छ, सात और आठ। यस इसी तरह ये भी डबल कॉलन है, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, डबल कॉलन है। तो यहाँ पे एक एक्सटेंट नजर आ रहा है, इसके मतलब 7 एक्सटेंट जीरोस के इसके अंदर छुपे हुए हैं। क्लियर हो गया? तो आशीष कैसा लग, आपने तो अपने प्रॉब्लम किसी सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो क्या ये चीजें आपको पहले से आती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर कांट बी विदाउट IPv6। और प्रूफ करके दिया आपको, आपको सीमेंस बताया, आपको नेटअकैड बताया, आपको सिस्को बताया। किसी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि IPv6 इस्तेमाल नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि दुनिया में, यूरोप, ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं, चाहे वो इवन इसी काउंसिल की एग्जाम्पल भी आपको दी,
तो सबकी, सिस्को अमेरिका से है, जबकि सीमेंस जर्मनी यानी यूरोप से है। और किसी की एग्जांपल दी आपको मैंने, सीमेंस की दी, नेटअकैड भी अमेरिका से है। तो मैंने कहा बड़ी ताकतें तो यही है ना, यूरोप और अमेरिका। तो वहां पे आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी आप यही हालत देख रहे हो, देखेंगे वहां पे भी यही हालत है। इसी तरह और जो गरीब ममालिक है, इवन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि इवन व्हेन आई गो होम आई विल ट्राई कि अगर मुझे याद रहे तो मैं उसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर आपके साथ भेजूं, ताकि आपको पता चले कि स्टॉर्म फाइबर भी जो है वो IPv4 पे नहीं है, IPv6 पे। तो कितनी चीजें पहले से आती थी और कितनी चीजें नहीं सीखी। जी आशीष, असीस। ओके, तो जब आप जवाब नहीं दे रहे तो हम अगले टॉपिक पे जाते हैं। नथिंग नो अबाउट, अच्छा कुछ भी नहीं पता था, नो प्रॉब्लम। ओके, तो दैट इज ए प्लस पॉइंट फॉर यू। अगर ये ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको वहां पढ़ाया गया आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके डिपार्टमेंट में, तो यू विल बी फीलिंग मोर मोर कंफर्टेबल देयर। ओके, तो अब हम पढ़ने चाह रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, इंशाल्लाह, वेरी नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ IPv6 एड्रेसेस। तो अगर आपको याद हो, हमने बात की थी अबाउट दी इन दी IPv4 कि जी इट कैन बी यूनिकास्ट, it can be multicast, and it can be broadcast, multicast and it can be broadcast। ये तीन किस्म के एड्रेस, ठीक है, हमने ये देखा था। ओके, तो IPv4 में मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या था। IPv4 में आपके पास था यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यूनिकास्ट का मतलब तो वह है, जैसे अभी मेरे ये दोनों एड्रेसेस जो हैं, मिसाल के तौर पे ये एड्रेस हसनैन, हसन, और हसन ने अभी अभी में ज्वाइन किया, लेकिन शायद बहुत ही टाइम के बाद याद किया, क्योंकि अब तो मुझे हसन ये के बारे में नहीं। तो हसन, हसनैन एंड आशीष, हमने जितने भी हमारे IP एड्रेसेस हैं, मिसाल के तो IPv4 जैसे मिसाल तो भी एड्रेस, दिस इज यूनिकास्ट एड्रेस। तो हमने पढ़ा हुआ है कि IPv6 में, IPv4 में सॉरी, हर एक एड्रेस में जब हम बनाते हैं तो पहला एड्रेस जो होता है वो एक नेटवर्क एड्रेस होता है, और आखिरी एड्रेस जो होता है उस नेटवर्क की रेंज का वो एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। और उसके दरमियान में ये जितने भी एड्रेसेस होते हैं, दे आर द यूनिकास्ट, they are unicast addresses, and these unicast addresses are can be given to the devices, to the interface। तो ये तो हमें समझ आ गई कि जनाब यूनिकास्ट एड्रेस क्या होते हैं और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होते हैं। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, जो कि किसी भी नेटवर्क का आखिरी एड्रेस होता है, दैट इज दी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और यूनिकास्ट एड्रेस जिसको हम कहते हैं यूजेबल एड्रेसेस। तो जो यूजेबल एड्रेसेस होते हैं वो हम अपने डिवाइसेस की इंटरफेसेस को देते हैं। इज इट क्लियर हसन? हसन कितनी क्लासेस के बाद आज याद आया कि क्लास लेनी है, वो भी 11 बजे के करीब। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कहेंगे जी फिर मल्टीकास्ट भी तो एक्सप्लेन करो। तो मल्टीकास्ट एड्रेसेस, आपको अगर याद हो, हमने IPv4 को मुख्तलिफ क्लासेस में जब डिफाइन किया तो हमने कहा क्लास A है, B है, C है, D है और E है। तो हमने कहा अगर आपको याद हो, तो ये डी जो है, जितने भी एड्रेसेस हैं जो कि 224 से स्टार्ट लेते हैं और 239 तक जाते हैं, ये तमाम एड्रेसेस जो हैं, दे आर पार्ट ऑफ द क्लास डी एंड कैन बी यूज फॉर मल्टीकास्ट, कैन बी यूज फॉर मल्टीकास्ट। तो आपको यू मल्टीकास्ट भी समझ आ गया, यूनिकास्ट भी समझ आ गया, ब्रॉडकास्ट भी समझ आ गया कि यूनिकास्ट किसी एक तरफ का, अगर आपने किसी एक इंटरफेस से अगर आपने कम्युनिकेट करना है,
तो यू विल बी यूजिंग दी यूनिकास्ट। अगर आपने सबको कोई मैसेज भेजना है तो यू बी यूजिंग द ब्रॉडकास्ट। और अगर आपने सबको भी नहीं भेजना, एक को भी नहीं भेजना, बल्कि एक ग्रुप को भेजना है, तो देन यू विल बी यूजिंग अ मल्टीकास्ट। जैसे अगर आपको याद हो तो मैं आपको अभी बताता हूं कि अगर मैं यहां पे लिख दूं आर्प आर्प डैश ए, तो ये आपको नजर आ रहा है कि देखिए 2 to 4 मैंने कहा था ना, 2 to 4.0.0.22, this 2 to 4.0.0.251.252, 239 ब्ला ब्ला टू, ये चारों के चारों एड्रेसेस मल्टीकास्ट एड्रेसेस है। ये कौन से एड्रेसेस हैं? मल्टीकास्ट एड्रेसेस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो आपको IPv4 में तो आपको ये बात समझ आ गई। बल्कि अगर मैं ये भी बताता चलूं कि ये है, ये दोनों एड्रेसेस जो है, बल्कि ये पहला एड्रेस जो है, क्योंकि मेरे साथ कोई और इस नेटवर्क पे अभी तक है ही नहीं, तो सिर्फ मैं जिससे कनेक्टेड हूं मेरी वो गेटवे है। क्योंकि मेरी गेटवे के जरिए आशीष को, असनैन को और हसन को ये चीजें, ये पैकेट्स, ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो, ये ऑडियो जा रही है। तो मैं गेटवे का मेरे पर एक फिजिकल एड्रेस मौजूद है मेरे आर्ट टेबल के अंदर। ये मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है मेरे नेटवर्क का। ये मेरे ये मेरे एड्रेसेस हैं जो कि मल्टीकास्ट हैं, और ये भी आखिरी एड्रेस जो होता है ब्रॉडकास्ट होता है। 251 वाला ऑल वंस का एड्रेस हमेशा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो दिस ऑल्सो ए, चाहे वो IP में ऑल वंस हो या आपके मैक में ऑल वंस हो, दे आर पार्ट ऑफ दी, दे आर कॉल्ड एज दी ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो यहाँ पे आपको ब्रॉडकास्ट भी नजर आ रहे हैं, मल्टीकास्ट भी नजर आ रहे हैं, और यूनिकास्ट भी नजर आ रहे हैं। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे IPv6 ने थोड़ा सा नया ट्रेंड दिया हमें। क्या ट्रेंड दिया? उसने कहा जी यूनिकास्ट तो है, ठीक है, इधर भी यूनिकास्ट है, इधर भी यूनिकास्ट है, नॉट बैड। यहाँ पे भी मल्टीकास्ट है, यहाँ भी मल्टीकास्ट है, दैट्स आल्सो ए गुड पॉइंट। अभी हम इसको देख लेते हैं। अल्टो की ये कह रहा है कि ब्रॉडकास्ट नहीं है। तो जिस तरह के यहाँ पे हमें फुरकान ये सोच रहा है कि शायद ब्रॉडकास्ट को ही एनीकास्ट का नाम दे दिया गया है, तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। एनीकास्ट इज समथिंग न्यू इन IPv6। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ब्रॉडकास्ट IPv6 में होता ही नहीं है? इज इट पॉसिबल? तो दैट्स ए गुड क्वेश्चन टू आंसर। तो करते हैं जी इस क्वेश्चन को आंसर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये यूनिकास्ट, वही डेफिनेशन है जो कि यहां पर यूनिकास्ट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन इंटरफेस ऑन एन IPv6 enabled डिवाइस। नॉर्मली बस अगर कोई फर्क है भी तो टर्मिनोलॉजी में फर्क पड़ा है कि मोस्टली हम वहां पे यूनिकास्ट इंटरफेस के साथ नहीं बांधते थे, होस्ट के साथ बांधते थे। हम कहते थे एक होस्ट टू एक होस्ट, अब ये बात गलत है। एक इंटरफेस से एक इंटरफेस इज द राइट आंसर। तो IPv6 में उसको ज्यादा क्लैरिफाई कर लिया गया, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि मेरी एक नोड के पास मल्टीपल IPs हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। और उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आशीष तो रोजाना देखता रहता है, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं देखा होगा, तो उनको मैं दिखाने के लिए जस्ट अगर अपना VMware ओपन कर लूं और एक डिवाइस दिखाऊं, एक अपनी काली दिखाऊं कि भाई मेरी काली में कितने इंटरफेसेस हैं, तो यू विल फाइंड ओ इतनी IP, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे कितनी इंटरफेसेस हैं जो कि डेफिनेटली वर्चुअल है। तो अभी वो भी देख ले ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेकिन उस वक्त तक ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका जो डेफिनेशन है वो यूनिकास्ट की ये है कि व्हेन वन दैट IP बिलोंग्स टू अ सिंगल इंटरफेस, सच एन IP विल बी कॉल्ड एज यूनिकास्ट। फिर मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में, इसके मल्टीकास्ट में और इसके मल्टीकास्ट में आप फर्क को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। तो हसन, दोनों के मल्टीकास्ट में फर्क ये है कि मल्टीकास्ट यहां पे तो मतलब ये था ऑल नहीं हम इंक्लूड करते थे, ऑल हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते थे। यहां पे इस मल्टीकास्ट में इन्होंने कहा
कि भाई दो को दो या सबको दो, दो को दो, तीन, मिसाल के तौर पे आपके पास एक नेटवर्क में 1000 नोड्स है, अब दो को दो तब भी मल्टीकास्ट है, तीन को दो तब भी मल्टीकास्ट है, इवन 1000 को दो तब भी मल्टीकास्ट है। इसका मतलब कि ब्रॉडकास्ट इन्होंने मल्टीकास्ट के अंदर ही डाल दिया। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मल्टीकास्ट IPv6 में नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट बुक्स में लिखा होता है नॉर्मली, लेकिन ये गलत बात है। आगे बात में उसको क्लेरिफाई करते हैं, लेकिन स्टूडेंट गलत उसको इंटरप्रेट कर जाता है, उसको गलत समझ जाता है कि शायद IPv6 होता, IPv6 में ब्रॉडकास्ट होता ही नहीं है। तो अगर नहीं होता तो फिर ऐसी एप्लीकेशन जो कि ब्रॉडकास्ट मांगती है जैसे DHCP है, तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब है कि फिर तो ब्रॉडकास्ट की जरूरत है। तो यहाँ पे ladies and gentlemen, multicast is used to send single IPv6 packet to multiple destinations. And by multiple means more or all. More or all. तो बस इसने इसी ऑल कह के इसको इस मल्टीकास्ट के अंदर ही ब्रॉडकास्ट को छुपा दिया। अब मेरे ख्याल से मेरी बात हसनैन को, असीस को, और हसनैन को, और हसन को, और फुरकान को समझ आ गई कि जनाब मल्टीकास्ट IPv4 का लिमिटेड है, और IPv6 का मल्टीकास्ट जो है वो जरा एक्सटेंडेड है, उसमें मोर भी आ जाता है, और मोर में वो कहते हैं अगर मोर है तो मोर कैन इंक्लूड ऑल एज वेल। अब समझ आ गई जी? अच्छा, चैट्स। तो हसनैन को भी समझ आ गई और शीश को भी समझ आ गई कि जनाब ये फर्क है। वेरी नाइस। उसके बाद है जनाब आखिरी चीज जो आपको समझानी है, वो है एनी का, इस स्लाइड की। एनी कास्ट क्या कहता है? इट इज ऑल्सो ए यूनिकास्ट एड्रेस। एनी कास्ट इज ऑल्सो एन IPv6 unicast address that can be assigned. That is the point. That is the difference between IPv4 एंड IPv6। IPv4 में ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपका एक आईपी है अगर, तो वो आप एक ही इंटरफेस को दे सकते हैं। IPv4 में आप एक आईपी एक ही इंटरफेस को दे सकते हैं, यानी इट शुड बी ग्लोबली यूनिक। दैट इज द वर्ड विच ऑलवेज आई यूज। लेकिन हसन, यहां पे हमने एक नई चीज ली कि आप एक आईपी मल्टीपल इंटरफेसेस को दे सकते हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस को दे सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे, ताकि आपको समझ आ जाए, लाजमी तौर पे आप इससे एकदम कंफ्यूज हो गए हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक नंबर हम अपनी 10 गाड़ियों को दे दें। जैसे गाड़ियों के भी नंबर होते हैं, फोन के भी नंबर हैं, मोबाइल के भी नंबर हैं, तो कैसे हम एक ही नंबर मल्टीपल मोबाइल्स को दे सकते हैं नंबर? तो यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मिसाल के तौर पे अमेजोन है, या आपका, चले अमेजोन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो अमेजोन अमेरिका में भी है, US में भी है, यानी मेन तो वहीं से स्टार्ट हुआ। अब अमेजोन ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेजोन अमेजोन यूरोप में भी है, बिल्कुल यूरोप में भी है, प्रॉब्ली अमेजोन इंडिया में भी है। ठीक है, इंडिया में भी है। तो ये चार एग्जांपल मैंने ली एक ही कंपनी की। अब या तो ये कंपनी मल्टीपल, अगर IPv4 पे हो तो मल्टीपल आईपीज लेगी, नो ऑप्शन। लेकिन IPv6 में ये इसके लिए एक चांस बना दिया गया कि जनाब आप एक ही IPv6 एड्रेस लें जो कि एक यूनिकास्ट एड्रेस है, लेकिन ट्रीट इट एज एनी कास्ट। एनी कास्ट का मतलब है कि एवरी वन विल बी गेटिंग द सेम आईपी इन यूरोप, इन इंडिया, इन ऑस्ट्रेलिया, इन US। बट हाउ यू विल रीच दैट टू दीज, लाजमी तौर पे आईपी लिया किस लिए है कि दुनिया आप तक पहुंच सके। तो मिसाल के तौर पे यू यू आर इन पाकिस्तान, तो योर नियरेस्ट ब्रांच इज हेयर, so you will be downloading from here, or you will be sent to you by your router to this number one, to number one. But for example, if you are in Spain, so India is far away from you, so you may be going to, probably it is in Germany,
तो यू मे बी गोइंग टू जर्मनी, बिकॉज स्पेन एंड जर्मनी प्रॉब्ली आर नेबर, मुझे याद नहीं लेकिन वेरी नियर, बोथ आर पार्ट ऑफ द ईयू, बोथ आर पार्ट ऑफ द शेंजन। इसी तरह इफ यू आर इन न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड से जर्मनी इज फार अवे, तो यू विल बी डायरेक्टेड टू दी ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह इफ यू आर इन कनाडा, यू आर इन कनाडा, तो कनाडा के लिए यूएस इज नियर, तो यू दिस एनी कास्ट एड्रेस वर्क्स। तो यही वो कह रहे हैं, अब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि दिस इज एनी IPv6 unicast address, and it is a unicast address, no doubt, that can be assigned to, that is the difference, that can be assigned to multiple devices. A packet sent to an anycast address is routed to the nearest device having that address. तो जो भी आपके करीब तरीन होगा आपको वहां पे भेज दिया जाएगा। अब यहां पे वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है इस बात को कि अनलाइक IPv4 सॉरी, IPv6 डज नॉट है, देखिए क्लियरली लिख रहा है IPv6 डज नॉट हैव ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस, विच इज टोटली रॉन्ग, विच इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन वो साथ फिर उसने, मैं स्टूडेंट को ये कहता होता हूँ कि इंग्लिश में बाद ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अगला वर्ड पढ़ते ही पता लग जाता है कि पिछला वर्ड कितना दुरुस्त है। उनमें से एक लफ्ज है हाउ एवर, या एक वर्ड है बट। शक में नहीं, इसका मतलब कि यकीनन पिछली बात गलत है। आप कहते हैं ना कि जी कि अगर आपने बट का इस्तेमाल कर दिया, हाउ एवर, जिसने हाउ एवर इस्तेमाल किया, इसका मतलब है कि प्रीवियस बात ठीक नहीं है। देयर इज एन IPv6 ऑल नोड मल्टीकास्ट, एंड दिस ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस इज नथिंग बट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इस मल्टीकास्ट में ही एक एड्रेस रख दिया गया जिसका नाम है ऑल नोड मल्टीकास्ट, एंड दैट एड्रेस इज यूज्ड एज ए, इसका मतलब ब्रॉडकास्ट यहां भी मौजूद है, एड्रेस दैट एसेंशियली गिव्स द सेम रिजल्ट। समझ आ गया जी? अतीश, हसनैन एंड हसन। ओके, सवाल अब ये है आशीष का कि जनाब हम इन सब के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस तो एक ही है, एड्रेस तो एक ही है। आशीष का क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी एनीकास्ट के बारे में उसका क्वेश्चन है कि एनीकास्ट में वो कहता है कि जनाब इंडिया में, यूरोप में, जैसे जर्मनी हमने कहा माइट बी इन पर्थ में या सिडनी में, यूएस में, प्रॉब्ली न्यूयॉर्क में ये मौजूद है। लोकेशन माइट बी रॉन्ग, मुझे लोकेशन याद नहीं है, हो भी नहीं सकती, लेकिन बताना मकसद ये है कि मैंने कहा अगर मैं पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, पेशावर से मैं जाना चाहता हूँ अमेजोन की साइट पे, तो ये मुझे कहाँ पे लैंड करवा देगा? इस पहली डिवाइस पे लैंड करवा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अमेजोन, अमेजोन, और इसको ऑफिशियल साइट को मैं क्लिक करूं, तो माइट बी कि दिस इज कमिंग टू मी फ्रॉम इंडिया, न्यू ईयर, नाउ यू ब्ला ब्ला। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि वही अब आपने सवाल जो है मैं समझ गया। आपका सवाल ये है कि ये तो लैंग्वेज है, ओके। तो जेंटलमैन, जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि जनाब मुझे, मैं यहां तो चला गया, अब क्योंकि सबके ऊपर, अमेजोन के हर एक के ऊपर उसका इमेज पड़ा हुआ है, इन एक ही चीज है, तो आपको यूरोप वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑस्ट्रेलिया पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपका यूरोप वाला एक डिफरेंट है, आपका अमेरिका वाला एक डिफरेंट अमेजोन है, तो देन हर एक को आप एक अलग URL दोगे और अलग IP दोगे, फिर आपको एनी कास्ट नहीं। आपको मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं, इसकी एक अच्छी एक रीजन भी है, और वो रीजन है कि आपकी जो ट्रैफिक है, मिसाल के तौर पे अमेजोन की ट्रैफिक बेइंतहा है, बहुत बिजनेस है,
तो लाजमी तौर पे वो पूरे अमेरिका को डिस्टर्ब करेगा। तो अमेरिका ने क्या, अमेजोन ने क्या सोचा कि जी मैं, मुझ पे बहुत ज्यादा जो रिक्वेस्ट आती हैं वो आती हैं एशिया से। तो उन्होंने एशिया में एक अपना उसी की एक डुप्लीकेट कॉपी करके वहां रख दी। तो अभी ट्रैफिक कम फासला तय करेगी, तो लाजमी तौर पे वो ट्रैफिक जो कि अमेरिका पहुंचनी थी वो नहीं पहुंचेगी, वो वहां लैंड नहीं करेगी। जब लैंड नहीं करेगी तो उनकी वो बैंडविड्थ जाया नहीं होगी। तो आपको इन दूसरों सर्वर पे जाने की असीश जरूरत ही नहीं। क्लियर हो गया? जी असीश। ओके नाइस। अच्छे जनाब, अगर ये तीन चीजें आपके समझ आ गई, तो उसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस तरह के हमने आईपी वर्जन 4 में पढ़ा था कि जनाब हमारे नेटवर्क का एक पार्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और एक पार्ट होस्ट, वहां पे हमने होस्ट कहा था, होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हम इस नेटवर्क पार्ट को प्रीफिक्स कहेंगे और इस होस्ट पार्ट को हम इंटरफेस आप कहेंगे, इंटरफेस आईडी। जैसे होस्ट आईडी था, और हमने उसको भी कहा था कि जब बनाया जा रहा था तो इट माइट बी टेकन कि जी ये ठीक है, इट माइट बी टेकन ये ठीक है, लेकिन आज हमें नजर आ रहा है कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप तो, हाँ वो बात तो दिखनी रह गई कि अगर मैं अपने आपको इसमें लेकर जाऊं और यहां पे मैं करूं काली, और उसको पासवर्ड भी दे दूं, और इसको एक चंद सेकंड दे दूं कि ये मुझे मेरे तमाम ये सब कुछ दे दे, और मैं इसके शेल पे जाके, टर्मिनल पे जाके, और यहाँ पे करूं, ये आ गया, और यहाँ पे करूं लेडीज एंड जेंटलमैन आई एफ कॉन्फिग, तो देखो कितनी इंटरफेसेस हैं। ये एक इंटरफेस, ये दूसरा इंटरफेस, ये तीसरा इंटरफेस, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 इंटरफेस। और अगर मैं यहाँ पे कमांड दूं आईपी आईपी एड्रेस, तो ये आपको दिखाएगा कि 32 इंटरफेस। हर एक आप देखिए इसको, ये IPv6 का एड्रेस है। तो ये IPv6 का एड्रेस है, ये इसका IPv6 का एड्रेस है। ठीक है ना? ये इसका लिंक लोकल एड्रेस जो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये इसका प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स के साथ इसका ये जो ये लिखा होगा इसको कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ। तो क्या कहते हैं? प्रीफिक्स लेंथ। तो प्रीफिक्स है, और यहाँ पे क्योंकि आपको याद होगा कि आईपीवी4 में आपके पास होता था सबनेट मास्क, जो कि आपको बताता था कि आपके आईपी में हाउ मेनी बिट्स हाउ मेनी बिट्स फॉर्म नेटवर्क पार्ट, फॉर्म नेटवर्क पार्ट। ये था ना? Yes. यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। यहाँ पे नेटवर्क, जब आप कोई एड्रेस लिखेंगे मिसाल के तौर पे, आप एक एड्रेस लिखते हैं, चले हम आसानी के लिए लिखते हैं 2001:DBA:ACAD:/64। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ये आपको डबल कॉलन से नजर आ रहा है कि ये कॉम्प्रेस्ड फॉर्म है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद ये हमें बता रहा है कि ये प्रीफिक्स लेंथ है, और इसको कहते हैं स्लैश नोटेशन। ये जो स्लैश लगाई जाती है, यहाँ पे कोई सबनेट मास्क नहीं होता। IPv6 में डू रिमेंबर कि यहाँ पे कोई सबनेट मास्क नहीं है। ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्लैश नोटेशन में जैसे यहाँ पे लिखा है /64, इसका मतलब ये है कि आपके इस एड्रेस में 64 बिट जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट 64 बिट्स हैं इस एग्जांपल में। ये 64 भी हो सकते हैं, ये 48 भी हो सकते हैं, ये 96 भी हो सकते हैं। तो ये जो 64 बिट्स हैं इस एग्जांपल में, दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क।
इसका मतलब अगर टोटल इज 128, इसका मतलब है कि इंटरफेस, अब मैं इसको वो नहीं कहूंगा, होस्ट नहीं कहूंगा, द इंटरफेस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय 64। क्लियर? तो ये कह रहा है कि प्रीफिक्स लेंथ is represented in the slash notation and is used to indicate the network portion of the IPv6 address. कहता है the IPv6 prefix length can range from 0 to 128, but the recommended IPv6 prefix length for LANs and most other type of network is slash 60। क्यों स्लैश 64? कि जब हम डायनामिक एड्रेसेस की तरफ जाएंगे इसी चैप्टर के आखिर में, तो यू विल फाइंड कि स्लैश 60 वो जो आपको डायनामिकली देता है उसमें वो हमेशा नेटवर्क पार्ट को 64 बिट का रखता है, और रिमेनिंग 64 बिट जो होते हैं वो इंटरफेस को देता है। तो अगर आपके डायनामिक वाला सिस्टम जो है वो 64 बिट पे आप उसको रख रहा है, तो फिर लाजमी है कि हम भी अगर किसी को इवन स्टैटिक भी दें तो यही तरीका, इसलिए हम मोस्टली वी गो फॉर स्लैश 60। क्लियर एवरीवन? ओके। क्या बात है। हसन ने आज क्लास भी ज्वाइन की लेकिन इतनी खामोश है कि जैसे लगता है कि ना बोलने की ना क्वेश्चन करने की, या इट माइट बी द रीजन कि क्योंकि क्लासेस पिछली ली नहीं हुई, अब तो ऐसे भी समझ नहीं आ रही, फिर दैट वेरी बैड। आपने अपना एक अच्छी जो चॉइस थी वो थी वो आपने जाया कर दी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी है सर। सर कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल जी, मैं सही हूँ। आप कैसे हैं? बड़ी मुद्दत के एक्चुअली बाद सर नजर आए। बात ऐसी है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस 7th सेमेस्टर में मेरा एक कोर्स है कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो एक्चुअली जो आप पढ़ाते हैं वहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल लैब एग्जाम सब कुछ वहाँ पर देता हूँ ना। तो ये ARP और IPv6 ये सब मैं मतलब आपने अभी जो पढ़ाया वो मैं पहले से पढ़ भी चुका हूँ, तो आप बस ये मेरी टाइप ऑफ रिवीजन आपने आज मेरी करवा दी है। वसीम हबीब साहब मुझे पढ़ाते हैं इंट्रोडक्शन कंप्यूटर नेटवर्क 7th सेमेस्टर। अब आपकी बात ठीक है बच्चे असल, लेकिन उस कोर्स की जो लिमिटेशंस हैं, देखे ना उस कोर्स में कितने चैप्टर्स कवर किए जाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, पूरे हफ्ते में 3 घंटे होता है, और वो 3 घंटे की वजह से ज्यादा से ज्यादा अगर कोई भी क्लास मिस ना हो तो 16 से ज्यादा क्लासेस नहीं होती। तो लेकिन यहाँ पे तो क्लासेस भी ज्यादा हैं, इस तरह मतलब हम ज्यादा डिटेल में भी जाते हैं। तो आप एक ये इतना समझे कि आपको जो चीज वहां पढ़ाई, अगर ये दोनों बराबर है तो फिर तो पढ़ा ये कोर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए ना। तो डेफिनेटली इवन आपको वसीम साहब भी ये, मैंने मुझे जो उन्होंने बताया कि वो अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि जी आप जाओ और वहां पे ये कोर्स करो, क्योंकि यहाँ पे उससे काफी ज्यादा है। तो इसलिए कोशिश करेंगे, ये ना सोचें कि जी मैंने वहां पढ़ा हुआ है जस्ट मेरा ऐसी वसी एक सर्टिफिकेट है, नहीं। यहाँ पे बहुत कुछ है जो कि आपके थ्योरी के कोर्सेज में नहीं कवर हो। लेकिन चले, अगर जी आपको सर समझ जी। आ रही है तो दैट्स बस ये पिछली 3 क्लासेस में सुनी अब। जी जी, थैंक यू सो मच सर, ओके इंशाल्लाह वेरी आगे गुड। से स्किप नहीं होगी। थैंक यू सो मच। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट विद प्रॉमिस, अगर आप कर रहे हैं और आप उसको एबाइड करें तो दैट्स ग्रेट। ये क्लासें मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि याद रखो कि अगर आपने नेटवर्किंग साइड को अपना फ्यूचर बनाना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके बेसिक्स, आप जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे जो कि प्रॉब्लम यूके से सॉरी यूएई से मुझसे पढ़ रहा है, तो उसने लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया कि बेसिक्स हैं, वो कहता सर आप फंडामेंटल समझा रहे हैं। तो जब आपकी फंडामेंटल स्ट्रांग होती हैं तो फिर आपको आपके लिए जिंदगी आसान होती है, आप उसके ऊपर मजबूत से मजबूत बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फंडामेंटल्स यानी बेस कमजोर होती है, देन आपको भागने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो कोशिश करेंगे, इफ यू वांट टू बी इन द नेटवर्किंग, इफ यू वांट टू बी इन द साइबर सिक्योरिटी, यू वांट टू बी इन द forensic, if you want to be in the automation of networks and security, then it is very must
that you should have a very strong base in the networking, and this course, ITN course, provide the same. ओके नाइस जी। तो चलें, आज के लिए इतना काफी। अभी मेरी दूसरी क्लास का टाइम शुरू हो चुका है, तो मैं उनको क्योंकि दो क्लासेस से उनको बिल्कुल पढ़ाया नहीं गया, पहले उनको पढ़ाता हूँ, एंड देन कल इंशाल्लाह इसी स्लाइड से, जिस स्लाइड नंबर 24, इससे ही आगे आपके साथ बढ़ूंगा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ IPv6 एड्रेसेस, जो कि प्रॉब्ली इफ आई रिमेम्बर 6 डिफरेंट टाइप्स के IPv6 एड्रेसेस हैं, उन पे बात इंशाल्लाह कल करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर then मैं इस क्लास को आज के लिए वाइंड अप कर। जी, हसनैन एंड आशीष, ठीक है, हसन से तो बात हो गई। जी फुरकान, ओके, तो कल इंशाल्लाह इसकी टाइप्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात।